भाई राम राम सभी को। और आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले तो आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को आपका संपूर्ण संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो इस दिन को 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दूसरी शुभकामनाएं आप सभी को संविधान दिवस की। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत बढ़िया अपनी तैयारी कर रहे होंगे आप सभी लोग एकदम जबरदस्त तरीके से। और फिलहाल 28 सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग 28 टॉपिक को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट करना हमारा मोटिव होगा। ठीक है, क्लास लंबी भी हो सकती है लेकिन क्लास पूरी इंटरेस्टिंग होगी और अंत तक आप इस क्लास में बने रहना। ठीक है, यही चीज जो है आपको औरों से अलग बनाएगी। कहते हैं ना कि कंटिन्यूटी, निरंतरता इज द प्राइमरी की ऑफ सक्सेस। तो जिसमें धैर्य होता है, जिसमें निरंतरता होती है, वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। ठीक है, फिलहाल मैं आप सभी के नाम ले लेता हूं जितने भी साथी हमारे साथ यहाँ पर स्क्रीन पर हैं। ठीक है, यादव जी हैं, पी के राज गवाना है और छवि हैं, गरिमा चौधरी जी हैं, सूरज कुमार जी हैं और भी बहुत सारे साथी हैं। आप लोगों ने अपने नाम से क्यों नहीं बना रखी आईडी? ठीक है, अलग अलग अजीब अजीब तरीके के तुम्हारे नाम है मेरे भाई। कृष्णपाल सिंह जी हैं, प्रिंस हैं, शिवानी हैं, प्रीति हैं, दिव्या हैं, आदेश, कप्तान, ठीक है, अनमोल मिश्रा जी हैं, रंजू जी हैं, कोमल श्रीवास्तव हैं। ठीक है, सभी को जी नमस्कार मेरा। अच्छा, आप एक बात बताओ, शुरुआत सरल प्रश्नों से करें या कठिन प्रश्नों से करें? क्योंकि आज का जो टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत, द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आज मेरी आपने एक रील देखी होगी। ठीक है, हालांकि वो RWA सिविल सर्विसेज के इंस्टाग्राम पर पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब हमारे देश में संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी तब संविधान निर्माताओं ने विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया और विश्व के 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद ठीक है, ऐसे उपबंध जो हमारी देश की शासन व्यवस्था के अनुरूप थे उनको या तो ज्यों का त्यों या थोड़े बहुत संशोधनों के साथ अपने संविधान में हमने स्वीकार कर लिया, रख लिया। तो भैया ऐसे लोग जो हमारे संविधान पर आक्षेप लगाते थे, टीका टिप्पणी करते थे और हमारे संविधान में दोष निकालते थे, वो कहते थे कि भारतीय संविधान क्या है? उधार का थैला है। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहीं का ईंट कहीं का रोरा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। तो भानुमति का कुनवा कहा जाने लगा कि भैया इसमें मौलिकता या नवीनता तो है ही नहीं कुछ भी। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से ले लिए, कुछ अमेरिका से ले लिए, कुछ फ्रांस से ले लिए, कुछ साउथ अफ्रीका से ले लिए, लो जी बन गया भारत का संविधान। तो भैया ऐसे लोग जो इस तरह का तर्क देते हैं वो बहुत घटिया और निहायत ही निम्न तर्क देते हैं। इसके पीछे की एक कहानी मैं आपको बताता हूं। आपको प्यास लग रही है तो आप देखेंगे कि भैया आसपास कोई नल हो जिस पर आप ठीक है पानी पी लें और अपनी प्यास बुझा लें। भूख लग रही हो, आसपास कोई भोजनालय देखेंगे। अब ऐसा तो होगा कि नहीं भैया प्यास लग रही है तो देखो भैया प्यास लग रही है तो किसी और दूसरे के नल का पानी नहीं पिएंगे, ना पानी की बोतल खरीदेंगे, खुद का अपना कुआं खोदेंगे और पानी पिएंगे। नहीं हो सकता ना। ठीक, भूख लग रही है, कहीं रास्ते में ट्रेवल कर रहे हैं तो नहीं भैया पहले लकड़ी बीनेंगे, ठीक, फिर कहीं तवा की व्यवस्था करेंगे, आटे की व्यवस्था करेंगे, सब्जी की व्यवस्था करेंगे और रोटी बनाएंगे। ठीक, कहीं किसी होटल या ढाबे से खाना नहीं खाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना मेरे भाई। तो एक बात बताओ, जब हमें कोई भी नया कार्य करना होता है तो उसमें पहले के ज्ञान विज्ञान को जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है, उपस्थित है, जिस पर बेहतरीन शोध कार्य हो चुका है, तो भैया उसको आधार बनाकर और उसमें से कुछ प्रावधानों को ले लिया जाए तो उसमें क्या बुराई है? मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कोई बुराई है? भैया इससे समय की बचत होती है, इससे धन की बचत होती है और ऐसा भी ज्ञान विज्ञान हमें मिल जाता है जो शायद हो सकता है कि हमारे मस्तिष्क में ना हो। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए कि मैं भाई पॉलिटी का शिक्षक बनने जा रहा हूं तो मुझे पॉलिटी पढ़नी है। तो जब मुझे पॉलिटी पढ़नी है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखूंगा और उसके एक एक प्रोविजंस को फिर उनके सोर्स को उठाऊंगा और फिर पढ़ूंगा। नहीं, मैं देखूंगा मार्केट में कौन सी बुक सबसे बेहतर है जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स के लिए ठीक है सबसे अच्छी पॉलिटी पढ़ाती हो, जिसमें बहुत अच्छी पॉलिटी लिखी हुई हो। मैं उस बुक को पढ़ लूंगा और पढ़ने के बाद आपको आके पढ़ा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, धीरे 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 मैं इस विषय में जैसे पारंगत होता चला जाऊंगा तो मैं और सारी बुकों का भी अध्ययन कर लूंगा। तो बस ये बात होती है। तो ये आरोप लगाना कि भारतीय संविधान में कोई मौलिकता या नवीनता नहीं है, वो तो भानुमति का कुनबा है, उधार का थैला है, उसमें कुछ भी अपना नहीं है। बस उन्होंने विश्व के 60 देशों के संविधान से जो भी उपबंध उनके अनुरूप थे वो उन्होंने ले लिए। तो गलत बात है। हमारे संविधान निर्माता इसका पूरी तरह से खंडन करते हैं कि बिल्कुल गलत है। और दूसरा, ठीक है, दूसरा ये इसके पीछे एक और तर्क दिया जाता है कि मेरे भाई देखो कान खोल के सुनो, हमारे संविधान में जो सबसे ज्यादा प्रावधान है ना
लगभग संविधान के 200 प्रावधान वो ऐसे हैं जो हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 तो ठीक है भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए बनाया गया। ठीक है, एक ह्यूज कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट था, एक लीगल डॉक्यूमेंट था। ठीक है, वो भी ठीक ठाक था। ठीक है, अच्छा खासा बड़ा था, 321 धाराएं थी उसमें लगभग। ठीक है, तो फिर ठीक है कहते हैं ना कि जिसको कमियां निकालनी होती है वो कमी निकालेगा। तो फिर कमी निकालने वाले दोबारा से आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा भारत शासन अधिनियम 1935 तो ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया था और तुम उसी के अनुरूप अपने देश का संविधान बनाए हो, तुम उसी के अनुरूप अपने देश का संविधान बनाए हो, तो कहीं ना कहीं आज भी आप अंग्रेजों के वैचारिक प्रभाव में हैं। आप स्वतंत्र हो गए लेकिन आज भी आप अंग्रेजों के गुलाम में हैं, क्योंकि उनकी संसद के द्वारा बनाए गए कानून को आप फॉलो कर रहे हैं। देखो अब घटिया लोगों से तुम कैसे जीतोगे। तो भैया फिर हमारे संविधान निर्माता इसके पीछे भी तर्क देते मेरे भाई, जब हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने विद्यमान थे। ठीक है, देश सांप्रदायिकता के दौर से गुजर रहा था, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो रहे थे, देशी रियासतें भारत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, और गरीबी भुखमरी जो अंग्रेज हमें देकर गए थे एज ए गिफ्ट, वो अलग से। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि कोई नई प्रकार की शासन व्यवस्था को अपना के उसके आधार पर शासन करें, या वर्तमान चैलेंजेस जो है भाई उनको हम डील करें। तो जो वर्तमान चैलेंजेस उनको डील करें। और दूसरा 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर जो शासन व्यवस्था बनी थी उसके आधार पर ठीक हमको संचालित होने की, ठीक है, हमको शासित प्रशासित होने की एक आदत भी पड़ गई थी। तो नया प्रयोग करना वो भी तब जब इतनी सारी कठिनाइयां मौजूद हों। तो आप बताओ कहीं से भी सही होता? अरे बोलो यार, कहीं से भी सही होता? नहीं होता ना। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कभी भी कि जब भी आपको एग्जाम देने जाना हो ना, तो ऐसे पेन को लेकर जाओ ओएमआर सीट को फिल करने के लिए जो ऑलरेडी आप यूज में ला रखे हो, जिनकी आपको आदत पड़ रखी है, उन पेन को यूज करो। जब आप कभी भी मेंस लिखेंगे, सिविल सेवा में जाएंगे, तो उन पेन को यूज करो जिनसे आप पिछले 1.5-2 सालों से लगातार आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो। ये ना कि नया पेन खरीद लो, पता पड़ेगी नए पेन में ठीक है आपकी राइटिंग सही नहीं आ रही, नया पेन ढंग से चल ही नहीं पा रहा। तो ऐसे मत करना मेरे भाई। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बोला गया है। ठीक है, तो हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में बात करेंगे। एक इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि विश्व के लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, और उनके जो भी प्रावधान हमारे संविधान के अनुरूप थे उनको या तो ज्यों का त्यों या थोड़ी बहुत संशोधनों के साथ हमने अपने संविधान में शामिल कर लिया। लेकिन सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है, जिससे मोटा मोटी हमने 200 प्रावधान लिए हैं, मोटा मोटी। ठीक है, क्या क्या लिया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक एक पॉइंट को आप सुनते हुए चले जाना, जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख दूंगा, लेकिन लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसके पीछे कारण क्या है कि आप प्रज्ञान बैच में, विनायक बैच में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बात करेंगे। हमने संघीय व्यवस्था वहां से ली, हमने राज्यपाल का कार्यालय वहां से लिया, हमने लोक सेवा आयोग वहां से लिया, न्यायपालिका का ढांचे हमने वहीं से लिया। जो हमारा न्यायपालिका का ढांचा एकात्मक और एकीकृत है वो भी हमने लिया। आपातकालीन उपबंध या आपातकालीन प्रावधान, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए। तो कुल मिलाकर ये जो प्रोविजंस मैंने आपके सामने बताई हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। क्लियर है? इसके बाद दूसरा जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कहीं ना कहीं हमारी शासन व्यवस्था पर, वो ब्रिटेन के संविधान का है। ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय व्यवस्था ली। इस संसदीय व्यवस्था में वाई कैमरलिज्म, मतलब 2 सदन है हमारे यहाँ, एक उच्च सदन एक निम्न सदन, ये कॉन्सेप्ट भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। संसदीय संप्रभुता, संसदीय प्रभुता या संसदीय विशेषाधिकार, जहां संसद को राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। संवर्ती सूची के विषयों पर तो सामान्य अवस्था में, और राज्य सूची के विषयों पर कुछ विशेष अवस्था में, जैसे आर्टिकल 249, 250 या 200 ठीक है 51 और 52 के संदर्भ में, है ना? बोलो है कि नहीं? तो ये भी प्रावधान हमने कहीं ना कहीं, ये प्रावधान होते हैं जिनको हम कहते हैं संसदीय विशेषाधिकार, और ये प्रावधान भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। ब्रिटेन के संविधान से हमने मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ली। ब्रिटेन के संविधान से हमने हेड ऑफ स्टेट का नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होना, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का प्रमुख होना, नाम मात्र का मुखिया होना, ये भी हमने वहीं से लिया ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान से मेरे प्यारे बाबू हमने क्या क्या लिया? तो बस यही जो प्रावधान मैंने आपको बताए, संसदीय व्यवस्था, इसमें संसदीय विशेषाधिकार या संसदीय प्रभुता, द्विसदनवाद, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व, ठीक है। इसके अलावा जो परमाधिकार रिटे हैं, और एक ठीक विधि का शासन, जो रूल ऑफ लॉ है, वो प्रोफेसर डाइसी से हमने लिया है, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि विधायी प्रक्रिया, ठीक है, ये भी हमने वहीं से ली है। विधायी प्रक्रिया में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। फिर इसके बाद अमेरिका के संविधान पर आ जाते हैं। तो सबको पता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए,
है ना, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक में है। मौलिक अधिकार लिए हमने, उपराष्ट्रपति का पद भी एक्चुअली अमेरिका के संविधान से लिया, और राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, इस प्रक्रिया को महाभियोग कहा गया है, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से लिया, ठीक है ना, महाभियोग की प्रक्रिया को लिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो, ये भी हमने वहीं से लिया है। तो ये प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। लेकिन अमेरिका के संविधान से हमने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आदर्श लिया है, हमने प्रस्तावना का विचार भी अमेरिका के संविधान से लिया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमने विश्व के 3 देशों के संविधान से क्या क्या लिया, ठीक है। शुरुआत से स्टार्ट नहीं कर रहे, क्योंकि पहले क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा आपको दिक्कत में डाल सकते हैं, आपका इंटरेस्ट हल्का सा कम हो जाएगा, इसलिए ऐसे प्रश्नों से शुरुआत करेंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से पहले वाले जो क्वेश्चन है उनको लास्ट में देखेंगे हम, बात क्लियर है ना। चलिए, पहले से एक कहानी बनाकर मैं लाया हूं कि भैया आप देखेंगे कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। तो आप बताओ कि भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। एकदम से सब लोग जवाब देंगे फटाफट से, और टाइम स्टार्ट नाउ कर दो भैया, दे दो जवाब। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे मेरे दरोगाओ, तुमने तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब यहां पर 1935 के भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया है मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है। मेरी राइटिंग के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना मेरे भाई, बाकी का पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी राइटिंग लिखूं। फेडरल सिस्टम, संघीय व्यवस्था, हिंदी में लिखूंगा और बोलूंगा दोनों ही भाषाओं में, ठीक है। संघीय व्यवस्था ये हमने लिया। दूसरा हमने यहां सर राज्यपाल का कार्यालय लिया, द ऑफिस ऑफ गवर्नर, ठीक है। हमने यहां से शक्तियों के वितरण की 3 सूचियां ली, 3 लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों की वितरण की 3 सूचियां ली, 3 लिस्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बाबू। हमने यहां से पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब लोक सेवा आयोग लिया, और सच बात तो यह है बच्चे कि एक फेडरल जुडिशरी, एक संघीय न्यायालय का आदर्श भी हमने यहीं से लिया, संघीय न्यायालय का आदर्श भी हमने यहीं से लिया। एक प्रावधान और लिया है, ठीक है। आप कहो तो बताओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा नीचे लिखूंगा लेकिन इसको ऊपर करके लिखूंगा, है ना जी। एक प्रावधान और हमने लिया है, आपातकालीन उपबंध। देखो, आपातकाल के समय जब मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जाएगा, ये हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। जब हम आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर देते हैं, मेरे प्यारे बच्चे ये बात समझ में आ रही है। लेकिन स्पेशली केवल व केवल जो आपातकालीन प्रावधान है, जो आपातकालीन उपबंध है, उनको हमने यहीं से लिया है। आपातकालीन उपबंधों को हमने यहीं से लिया है। क्या मेरी ये बात आप सभी के समझ में आ रही है? इमरजेंसी प्रोविजंस, तो ये है, ठीक है, पूरी कहानी। हमने कहां से क्या क्या लिया, स्पेशली भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने ये सब लिया। एक बार थम्स अप करके मुझे बताएंगे भैया कि ये बात आप लोगों तक पहुंच गई या नहीं। जी, फिर अगले एक प्रश्न पर चलेंगे। लास्ट पॉइंट भैया, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध, जो भारतीय संविधान के भाग 18 में और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक में उल्लिखित हैं, वह आपातकालीन उपबंध, वह आपातकालीन प्रावधान हमने, ठीक है, यहीं से लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। कई किताबों में लिख दिया है कि हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए हैं, बिल्कुल गलत लिख दिया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने लिया है कि जब आपातकाल की स्थिति लागू हो, जब आपातकाल प्रवर्तन में हो, तो आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को जो सस्पेंड किया जाता है, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन किया जाता है, उस प्रोसेस को हमने वहां से लिया है। ठीक है, क्लियर है? 1 मिनट भैया जी, हमारा जो माउस है वो काम नहीं कर रहा। एक बार देख लेते हैं मेरे भाई इस माउस में क्या हुआ, जिससे कि हम आपकी कमेंट देख पाए। 1 सेकंड रुकना। हाँ जी भाई, चल गया। चलिए, तो कुल मिलाकर भाई आज इतने कम स्टूडेंट्स कैसे रह गए? एक बार तेजी से आप इस सेशन को शेयर कर दो और जोड़ लो अपने सभी साथियों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए।
जब कभी भी आप एग्जाम में सूची मिलाने जाएं तो देखो कैसे मिलाएंगे, आप इसे देखना। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया, तो अमेरिका आ रहा है 2 नंबर पे, तो आपको क्या करना है, ए के आगे आपको 2 लिख देना है। समवर्ती सूची, केवल समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, तो समवर्ती सूची आ रही है 4 पे, आपको 4 लिख देना है, ठीक है ना। समवर्ती सूची के सामने 4 लिख दिया। संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था हमने सशक्त केंद्र के साथ, एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने कनाडा के संविधान से ली है, तो भैया एक आ रहा है तो 1 लिख दीजिएगा। और गणतंत्रात्मक ढांचा, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है, तो भैया 3 लिख देना। ठीक है, अगर तुमने तीर मिला दिए, यहां इसका तीर चला दिया वहां उसका तीर चला दिया, तो एग्जाम में बड़े कंफ्यूज हो जाओगे किसका तीर किसको जाके लगा, तो इसलिए 2 4 1 3। अब हम देखेंगे भैया 2 4 1 3 कहां पर है, ऑप्शन ए में है 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 विल बी राइट आंसर जी। ठीक है जी, क्लियर है। अब हम यहां पर देखो पिछली वाली स्लाइड पर आते हैं। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले अमेरिकी संविधान से हमने क्या क्या लिया, तो भैया मैं लिख दूं एक बार जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्योंकि ये क्लास ऐसी है ठीक है जिसमें रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट, अमेरिकी संविधान, रिवीजन प्लस कॉन्सेप्ट और प्लस ठीक है एमसीक्यूज, दोनों को हम करा के चल रहे हैं। तो अमेरिका के संविधान से हम देखेंगे कि हमने भैया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया। आप लोग भी लिखते चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल मैं ही लिखूंगा, ठीक है, आप लोग भी इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे, पूरी अटेंडेंस लगाएंगे। तो हमने मौलिक अधिकार यहां से लिया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है भैया, ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान में इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना गया था, लेकिन हमारे संविधान में जो है ये इन पर सीमाएं भी आरोपित की गई हैं, मतलब इन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं और इनको निलंबित भी किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ना तो इन पर किसी भी तरह की सीमा लागू की गई, ना इनको निलंबित किया जा सकता, तो वहां पर ये असीमित है, वहां पर ये अब्सोल्यूट है। हमारे यहाँ पर अब्सोल्यूट नहीं है, तो ये अंतर है। अगर कोई भी आपसे पूछे क्या अंतर है अमेरिकी और भारतीय मौलिक अधिकारों में, तो साहब ये अंतर है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स, और एक बात समझना, ठीक, कई लोगों को ये नहीं पता कि मौलिक अधिकार और मूल अधिकार एक ही बात होती है, ठीक है। हमने यहां से उपराष्ट्रपति का पद भी लिया, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया हमने यहां से, ठीक है। इतना ही नहीं भैया, हमने यहां से बोलते चले जाओ राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस, और राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस महाभियोग है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जल्दी से जवाब देना कि महाभियोग शब्द सबसे पहले किस आर्टिकल में आया है। द फर्स्ट आर्टिकल वेयर द वर्ड ऑफ इंपीचमेंट हैज बीन एनकाउंटर्ड, जहां पर सबसे पहले इंपीचमेंट वर्ड आया, वो आप बताएंगे कि वो कौन सा आर्टिकल है। फटाफट से योर टाइम स्टार्ट नाउ। सबसे पहला जवाब दिया है आंचल शुक्ला ने, सबसे पहले आंचल ने जवाब दिया है। मैं पहला ही जवाब वाले बच्चे का कमेंट पढ़ूंगा केवल, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, महाभियोग, ठीक है। और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं आपके सामने कि भैया राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया, इसका उल्लेख किया गया है प्रक्रिया का आर्टिकल 61 में, ठीक है ना। और ये शब्द जो सबसे पहली बार आया है, इस शब्द का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में, ठीक है, राष्ट्रपति के कार्यकाल में। इसके बाद यहां से हमने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, जज की पद मुक्ति या पदच्युति भी बोल देते हैं उसको, ये हमने लिया है, ठीक है जी। हमने अमेरिका के संविधान से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का आदर्श लिया, लिखित संविधान का। हमने कहीं ना कहीं यहां से प्रस्तावना का आइडिया भी लिया या कॉन्सेप्ट लिया, प्रस्तावना का विचार लिया। हमारे संविधान में थोड़ा बहुत यथोचित विधि प्रक्रिया के भी गुण हैं, ठीक है ना। वैसे तो हमारे यहाँ पर, ठीक है, अगर ऑफिशियली बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को स्वीकार किया गया, लेकिन थोड़ी बहुत जो अंश है वो भी कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान की ही देन है। तो ये सब हमने अमेरिका के संविधान से लिया। अगर आपको इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट याद आ रहा हो तो मुझे बता देना। हाँ जी, एक पॉइंट और है कि भैया जी जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वह भी हमने यहीं से ली है ना। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसको भी हमने यहीं से लिया है, स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता में न्यायपालिका क्यों स्वतंत्र हो जाती है इतनी, क्योंकि उसके पास जुडिशियल रिव्यू
उसके पास न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियतावाद जैसी शक्ति है ना भैया? न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक सक्रियतावाद जैसी शक्ति है। चलिए, तो ये अमेरिका के संविधान वाली कहानी समझ में आई कि हमने क्या क्या लिया है अमेरिका के संविधान से। आज के बाद कभी भूलेंगे तो नहीं कोई भी प्यारा भैया जी? ठीक है जी। अब यहां पर ठीक है एक और बात देख लेते हैं, कनाडा का संविधान। यहां पर कनाडा का संविधान आया ना, तो लिख लेते हैं कि कनाडा के संविधान से क्या क्या लिए। भैया 4 पॉइंट हैं कनाडा के संविधान से जो लिए हैं, लिए तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो कनाडा का संविधान सब लोग यहां पर बात करेंगे भैया। कनाडा के संविधान से हमने लिया एक मजबूत केंद्र के साथ, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये हमने ली कनाडा के संविधान से। मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को लिया, है ना? मतलब एक ऐसी संघीय व्यवस्था जिसमें ताकतवर कौन होगा? राज्यों की तुलना में केंद्र होगा। राज्य कमजोर होंगे और जिसमें केंद्र ताकतवर होगा राज्यों की तुलना में, तो उसको एक्चुअली हमने कनाडा के संविधान से लिया। कनाडा के संविधान से हमने राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति जैसा आदर्श लिया, राज्यपालों की नियुक्ति। एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई भी प्रोविजन जो राज्यों की तुलना में केंद्र को शक्तिशाली बनाता हो वो कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, इसी क्रम में अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। ठीक है, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया कि अपशिष्ट शक्तियां हमारे यहाँ राज्यों के पास नहीं है, केंद्र के पास है। जबकि संघात्मक शासन प्रणाली वाले देशों में केंद्र के पास नहीं होती, राज्यों के पास होती हैं अपशिष्ट शक्तियां। और हमने एक और लिया है यहां से कि भाई उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है जी, परामर्शी न्याय निर्णय। और ऐसे ही हर एक प्रश्न में हम रिवीजन भी करते चले जाएंगे, ठीक है ना, और देखते हुए भी चले जाएंगे परामर्शी न्याय निर्णय। ठीक है, इसी बात पे एक बार थम्स अप कर दो और फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा यहाँ पे मात्रा पात्रा ठीक कर दे। एक भैया बोल रहा था, ठीक है, मैंने एसएसटी की मैराथन ली थी, उसमें तो बोल रहा था सब बड़ी इरिटेशन होती है। भैया होती है तो क्या, सही तो करना पड़ेगा। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये क्या होती है? आप में से कितने लोगों को पता है कि साहब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होती क्या है? ली कहां से है? ठीक है, ब्रिटेन से, ये हम सब जानते हैं। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब देखो, एक बात है कि भैया अगर कोई भी निर्णय सुनाया गया है, कोई भी कार्यवाही की गई है, तो वो कार्यवाही कानून सम्मत है अथवा नहीं, बस। ठीक है, इसी को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाती है, विधायिका की शक्तियों पर नहीं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया केवल कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाती है। जैसे कार्यपालिका ने कोई भी निर्णय लिया, कार्यपालिका ने किसी भी प्रकार के कानूनों को लागू किया या उसके आधार पर शासन किया, मेरी बात समझना आप, तो बस ये देखना कि उसमें कानून फॉलो किया गया है या नहीं, ये विधि सम्मत है अथवा नहीं, केवल इस बात की जांच करना, इसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये तो चेक करना ही कि कानून सम्मत है अथवा नहीं, ये भी चेक करना कि कहीं प्रक्रिया तो गलत नहीं है, प्रक्रिया सही है अथवा है नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रक्रिया में ही खोट हो। अर्थात कार्यपालिका के साथ साथ जो विधायिका की शक्तियों को भी चेक करने की क्षमता रखती हो, उस पर अंकुश लगाने की क्षमता रखती हो, ऐसी प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया। तो ज्यादा व्यवहारिक, ज्यादा तर्कसंगत कौन सी प्रक्रिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया? तो यथोचित विधि प्रक्रिया। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपकी भाषा में, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस बात को आप लोग समझना। हुआ क्या कि एक दहेज का मामला आया, और दहेज के मामले में जो युवती पक्ष है, जो महिला पक्ष है, उसने कहा कि साहब हमसे, ठीक है, एक थार की डिमांड की गई थी, 5 लाख रुपए कैश की डिमांड की गई थी, लड़के के छोटे भाई के लिए एक बुलेट मोटरसाइकिल की डिमांड की गई थी। ठीक है, कुल मिलाकर हमने इन डिमांडों को तो पूरा नहीं किया, और हमने बोला कि भाई इनमें से हम
ठीक है, आधी डिमांड आपकी मान लेंगे, एक थार मान लेंगे, ठीक है, और 5 लाख की जगह हम 2 लाख मान लेंगे। हमारा समझौता हो गया था, लेकिन शादी हुई तो अब ये मुझ पर दबाव बना रहे हैं और मुझे मायके छोड़ आए और अब दोबारा से ले नहीं जा रहे। दहेज का मामला, ठीक है, यहां पर पंजीकृत करा दिया, ये बात आप समझना। जब दहेज का मामला ये पंजीकृत करा दिया तो कानून के अनुसार, ठीक है, जो कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है उसके आधार पर बेटा ये एक अपराध है, ठीक है, क्योंकि युवती पक्ष ने ये सारे आरोप लगाए और कानून के आधार पर ये एक अपराध है, तो इसकी जो पूरी सुनवाई होगी वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर होगी। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहती है कि हाँ भाई, लेकिन युवती पक्ष को रिटर्न एविडेंस देना पड़ेगा, वो व्हाट्सएप मैसेज दिखाने पड़ेंगे, वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनानी पड़ेगी जहां पर उन्होंने बोला था ये सब है। मेरी बात समझ में, अगर वो भी नहीं है तो चलो ठीक है, उन्हें बताना पड़ेगा कि मेरा शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, कुछ गवाह कि जिनके सामने इन्होंने इस तरह की डिमांड की थी, ठीक है, ऐसी सारी बातें, ठीक है, वो सारी चीजें होंगी। दूसरी बात, अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर एक बात यह है कि युवती पक्ष जो है वो उल्टा युवक पक्ष से कुछ रुपए ऐंठने की बात कर रहा है। अब जब वो रुपए ऐंठने की बात कर रहा है तो वो लगातार दबाव डाल रहा है। युवती पक्ष कह रहा है कि हमको 10 लाख रुपए दो, अगर नहीं दिए तुमने तो हम चले जाएंगे दहेज के केस में, तुम्हारे अगेंस्ट एफआईआर कर देंगे, कोर्ट चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर आपने देखा कि वो जो प्रक्रिया है ना दहेज वाली, वही उल्टी हो गई। तो यहां पर प्रक्रिया को चेक किया जाएगा कि कौन किससे दहेज मांग रहा है, कौन किससे रिश्वत मांग रहा है, लड़की पक्ष मांग रहा है या लड़का वाला पक्ष मांग रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जब प्रक्रिया को देखा जाता है कि भाई प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है, बात समझ में आ रही है? कानून के आधार पर निर्णय सुनाया गया है नहीं, केवल इस बात को चेक करना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। लेकिन ठीक है, जिस प्रक्रिया के तहत वो कानून बना है, ठीक है, उस प्रक्रिया में भी खोट को देखना कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, ये यथोचित विधि प्रक्रिया है। ठीक है, क्लियर है? तो यथोचित विधि प्रक्रिया ये हमने अमेरिका से ली है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड से हमने विधि का शासन भी लिया है, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। और इस विधि के शासन के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे हमने लिया है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता कहता है भैया कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं इसको, है ना बेटा, मुझे लिखने में आसानी हो जाती है, नहीं तो मुझे कमर अपनी मोड़नी पड़ती है और कमर में हो रखा है दर्द। इक्वलिटी बिफोर लॉ, आ रही है बात समझ में? इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि कानून के समक्ष सभी समान है, कोई भी कानून से ऊंचा या बड़ा नहीं है, किसी की भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हैसियत या स्थिति कुछ भी सही, कानून के समक्ष सभी समान है। इसको एक्चुअली प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन से लिया है, प्रोफेसर डाइसी के रूल ऑफ लॉ से लिया है, विधि की समक्ष समानता को। ठीक है, ये बात सभी के समझ में आई? अच्छा, अब ये है क्या, ठीक है ना, ये है क्या, इसमें केवल सॉरी माफ करना, इसमें कानून का परीक्षण किया जाता है, इसमें कानून का परीक्षण किया जाता है कि कानून सम्मत व्यवहार हुआ है अथवा नहीं, मतलब विधि सम्मत व्यवहार हुआ है अथवा नहीं। हुआ है अथवा नहीं, ठीक है। इसमें भैया प्रक्रिया को नहीं जांचा जाता, आ रही है बात समझ में? प्रक्रिया को नहीं जांचा जाता, ठीक है बाबू, प्रक्रिया को नहीं जांचा जाता। अगर प्रक्रिया को नहीं प्रक्रिया को नहीं इन्वेस्टिगेट किया जाता, प्रक्रिया को अगर नहीं जांचा जाता, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें विधायिका की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते, इसमें केवल कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। ठीक है, कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है इसके माध्यम से, क्योंकि कार्यपालिका क्या है? कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है। कार्यपालिका क्या है? कानूनों के आधार पर शासन करने वाली संस्था है कार्यपालिका। आ रही बात समझ में? और यथोचित विधि प्रक्रिया में ठीक दोनों चीजें हो जाएंगी,
तो आपको मैंने बता दिया। अच्छा, कितने लोग पहली बार जाने कि यथोचित विधि प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में क्या अंतर होता है? सच बात बताना जी। अच्छा जी, अब आ रहा है जी, ठीक है, अब आ रहा है कि साहब जापान है गुरु जी, ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जापान के संविधान से भी ली गई है। और नोट्स में सर आप ही ने लिखवाया है, नोट्स में हमने देखा है। अब देखो इस स्थिति में है क्या, आप चार ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन में जापान है नहीं। जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है अनडाउटेडली हमने जापान के संविधान से ली है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है बिल्कुल भी किसी भी तरह का। लेकिन जापान ने वो कहां से ली थी? जापान ने वो इंग्लैंड से ली थी, जापान ने उसको इंग्लैंड से लिया था। और हमने जिस स्वरूप को अपनाया है वो जापान वाली स्वरूप को अपनाया है हमने। अरे सुन लो यार, हमने जापान वाली स्वरूप को अपनाया। अब इसमें ऑप्शन में जापान है ही नहीं। अगर जापान होता तो मैं जापान क्लिक करता तुम्हारे सामने। अब आई बात समझ में? चलिए ब्रजेश कुमार जी, गलत कमेंट नहीं जी। अब आई ये बात समझ में, इसलिए ये प्रश्न रखा है क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल है। प्रश्न ने आपको हल्का सा मोड़ दिया। अब जहां आप मुड़े, ठीक है, वहीं पर आपको दिक्कत होने लग गई। और जबकि ये बात जब आपने मुझसे पढ़ी होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ओरिजिनेट हुई है, पता है कहां से बच्चे? इंग्लैंड से। ठीक है, एक बार सब लोग थम्स अप करो, ये ओरिजिनेट हुई है इंग्लैंड से जी। बहुत अच्छे, चलिए ठीक है, ये बात मैंने समझाई। जिसका एक एग्जाम्पल है, जिसका एक एग्जाम्पल क्या है कि शक्तियों के वितरण की तीनों सूचियां। एक दूसरा भी एग्जाम्पल है यहां पर मिलेगा कि भैया शक्तियों के वितरण की तीनों सूचियां हमने ली भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन तुम्हें पता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में भी जो समवर्ती सूची है, स्पेशली समवर्ती सूची, वो हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से। तो समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया भारत शासन अधिनियम 1935 में, और फिर भारत शासन अधिनियम 1935 से ये हमने लिए भारतीय संविधान में। अगर ऑप्शन में जापान होता तो जापान से, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो, ठीक है, किसके संविधान के ज्यादा नजदीक है? इंग्लैंड के या जापान के? जो भारतीय संविधान में है तो उसका जो आदर्श है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, वो जापान के संविधान के ज्यादा नजदीक है। अब आगे बात समझ में? बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा प्रश्न करना स्वाभाविक भी होता है, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि साहब हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया क्या क्या है, ये भी तो समझ लेते हैं। और ऐसे करके हमने जिन देशों के संविधान से जो जो उपबंध लिए हैं उनको रिवीजन भी कर लेंगे। और आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि साहब रिवीजन प्लस प्रैक्टिस का ये सबसे बेहतरीन है 2828। मेरी मैथ की बुक डिलीवर कर दो मेरे प्यारे बच्चे, आपकी मैथ की बुक मेरी जेब में रखी हुई है, आप बता देना अपना घर का एड्रेस, मैं भेज दूंगा। ऐसी बात कर रहे हो मेरे भाई, मैं कौन होता हूं मैथ की बुक को डिलीवर करने वाला? आप खुद बताओ यार। ठीक है, इंग्लैंड का संविधान। तो यहां से हमने क्या लिया है? संसदीय व्यवस्था ली है बाबू, संसदीय व्यवस्था ली। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अलावा वाई कैमरल पार्लियामेंट ली, द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था ली। द्विसदनीय संसद का कॉन्सेप्ट लिया। दो सदन है, इन दो सदन में एक उच्च सदन है, एक उच्च सदन का कॉन्सेप्ट लिया, और भैया दूसरा निम्न सदन है बाबू, तो निम्न सदन का कॉन्सेप्ट लिया। हमारे यहां पर निम्न सदन को लोकसभा कहेंगे, आगे अभी आएगा, चिंता ना करो। इंग्लैंड की राजनीतिक प्रणाली भी पढ़नी है, अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली भी हमें पढ़नी है। प्रश्न देखे गए हैं तो ऐसे प्रश्नों को मैं लेकर आया हूं और आपको समझाऊंगा भी। हमारे यहाँ पर लोकसभा बोला गया है, निम्न सदन को, उच्च सदन को राज्यसभा बोला गया है। वहां पर इंग्लैंड में उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला गया है और निम्न सदन को हाउस ऑफ कॉमन्स बोला गया है। इसके अलावा हमने संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है बाबू, क्या इसके अलावा हमने संसदीय विशेषाधिकार जो है, संसदीय विशेषाधिकार भी हमने यहीं से लिया है। हमने मंत्रिमंडलीय प्रणाली यहां से ली बाबू, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हमने यहां से ली। हमने राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व लिया,
राज्याध्यक्ष का नाम मात्र का महत्व लिया, या वो राज्याध्यक्ष नाम मात्र की कार्यपालिका है, ये वाला कॉन्सेप्ट लिया कि भैया उसकी अपनी कुछ नहीं चलती, वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है, वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने लिया। हमने प्रीरोगेटिव रेट्स, परमाधिकार रेटें हमने यहां से ली, रेटें हमने यहां से ली। तो कुल मिलाकर ये जितने भी प्रावधान मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये हमने इंग्लैंड के संविधान से लिए। इसमें कुछ और जुड़ जाएंगे, जैसे सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है। हमने विधि का शासन लिया, विधि का शासन लिया, तो ये हमने लिया यहां से इंग्लैंड के संविधान से, ठीक है। क्लियर है? चलिए, बाबू बाबू सही तो है, बाबू बाबू करें। देखो, हमने सीएजी भी लिया है, हमने लिया महान्यायवादी भी है यहां से, लेकिन सीएजी और महान्यायवादी, ठीक है, हमारा जो है थोड़ा सा वो यहां से अलग है, क्योंकि वहां पर जो महान्यायवादी होगा वो वहां के निम्न सदन का सदस्य होगा। हमारे यहां पर जो महान्यायवादी होगा वो निम्न सदन का सदस्य होगा, ठीक है ना। वहां पर इंग्लैंड में महान्यायवादी निम्न सदन का सदस्य होगा। हमारे यहां पर नहीं है ऐसा। हमारे यहां पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे निम्न सदन का सदस्य नहीं होता, इसलिए वो किसी भी सदन में वोट करने का अधिकारी नहीं होता। हमारे यहाँ पर सीएजी एक संवैधानिक अधिकारी है, ठीक है, आमतौर पर, जिसकी योग्यता के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन ब्रिटेन में जो सीएजी है, जो वहां का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ ब्रिटेन है, वो भी वहां के निम्न सदन का सदस्य है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमने इंग्लैंड के संविधान से लिया है। हाँ, अगर आप कुछ कह सकते हैं तो हमने इंग्लैंड के संविधान से जरूर एफपीपीएस, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये हमने जरूर लिया है कि जो सबसे पहले खंबा छू लेगा वो जीत जाएगा। मतलब लोकसभा के, विधानसभा के चुनावों में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो ये जरूर लिया है हमने, है ना। आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, बहुत आराम से और इत्मीनान से, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये कहां पर है आपातकालीन उपबंध? भारतीय संविधान के भाग 18 में है, आर्टिकल 352 से लेकर 360 में है। आपातकालीन उपबंध भी मैं 28 सीरीज में कराऊंगा, पढ़ाऊंगा, और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, एक एक प्रावधान इसका मैं आपको याद करवा दूंगा। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबन जर्मनी के वाइमर संविधान से, मतलब जब आपातकाल हो तो ऐसी स्थिति में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ विल बी राइट आंसर, ये दोनों ही जो स्टेटमेंट होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, बोथ करेक्ट, बोथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है, एकल नागरिकता ली है, जी हां। मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली है, जी हां। संसदीय विशेषाधिकार लिए हैं, जी हां। मौलिक कर्तव्य हमने नहीं लिया। अब यहीं पर हमको मौका मिल गया कि मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिया है? सोवियत संघ के संविधान से, सोवियत संघ से। तो सोवियत संघ से एक तो हमने मौलिक कर्तव्य ले लिया, इसके अलावा हमने न्याय का आदर्श लिया। न्याय कैसा? तीनों प्रकार का भैया जी। न्याय सोशल भी हो, आर्थिक भी हो और राजनीतिक भी हो, राजनीतिक भी हो। इसके अलावा हमने आर्थिक आयोजन, कुछ किताबों में है कि पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना ना कहकर आप इकोनॉमिक प्लानिंग कहेंगे, आर्थिक नियोजन, ये हमने यहीं से लिया है। आर्थिक नियोजन हमने यहीं से लिया है कहीं, ठीक है। इसके अलावा जो समाजवादी अवधारणा है, अपनी प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द हमने जोड़ा है वो भी यहीं से प्रेरित है, समाजवादी अवधारणा। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य तो हैं ही, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज तो हैं ही। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अब आप बताएंगे कि भैया जी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसमें 1 हो, 2 हो और 3 हो। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। इंग्लिश में आपके सामने है सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और फंडामेंटल ड्यूटीज।
बहुत अच्छे, ठीक है जी। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और यहां पर देखेंगे कौन सा प्रावधान अमेरिका अमेरिका के संविधान से जो जो लिया गया हमने लिख दिया है पूरा ना। तो अमेरिका के संविधान से बाबू क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका के संविधान में। इनको बिल ऑफ राइट्स कहा गया है, अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहा गया है इनको, ठीक है। ये भी प्रश्न एक बार पूछा गया है तो इसलिए लगे हाथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमारे अमेरिका से भिन्न कैसे हैं, क्योंकि अमेरिका में इनको ना तो निलंबित किया जा सकता और अमेरिका में ना ही इन पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता, रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता। तो अमेरिका में ये कैसे हैं, अमेरिका में इनका जो नेचर है ये अब्सोल्यूट है, ये अब्सोल्यूट है अमेरिका में। हमारे यहाँ पर अब्सोल्यूट मतलब असीमित या आत्यंतिक नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जिसमें न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, बिल्कुल राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भी, ये चारों ही कॉन्सेप्ट हमने यहां से लिए हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बिल्कुल तैयार है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब देखो यहां पर भैया ऑस्ट्रेलिया का संविधान आ गया तो लगे हाथ आप कहो तो ऑस्ट्रेलिया को भी निपटा दें, बोलो भाई, चलो तो बिल्कुल निपटा देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तो हो ही गई, लेकिन फिर भी एक बार इसे आप लोगों के लिए लिख देते हैं भैया, ज्वाइंट सिटिंग तो हो ही गई, आर्टिकल 108 में है, राष्ट्रपति कॉल करता है जब साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तब, ठीक है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं इस बैठक की, तो बड़ा स्वाभाविक होता है। इसके अलावा प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा, द लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, कहां से पकड़ ली हमने, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले ली हमने, प्रस्तावना की भाषा भी ले ली, ठीक है। हमने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी लेगी और इसके अलावा व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, वाणिज्य और समागम, इसको बोलेंगे ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स की स्वतंत्रता और समागम की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है भैया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले ली। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ठीक है ना, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, बिल्कुल। तो हुआ तो ये दोनों ही सही, दोनों ही सही। लेकिन फ्रांस के संविधान से भी हम लगे हाथ यहीं पर लिख लेते हैं, तो भैया हमारा फ्रांस का संविधान भी क्लियर हो जाए कि हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, हमने फ्रांस के संविधान से क्या लिया है, इसको आप देख लो, है ना, फटाफट से। तो जब हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो भैया फ्रांस के संविधान से हमने एक तो यही ले लिया, ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति से एक्चुअली इंस्पायर्ड है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता या भाईचारा एक ही होता है। आप में से कोई ये मत कहने लग जाना कि सर बंधुता है आपने भाईचारा लिख दिया, अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी कहते हैं और दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही होता है, ठीक है सर। यहां से हमने गणतंत्रात्मक ढांचा भी लिया है, गणतंत्रात्मक ढांचा। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या होता है गणतंत्रात्मक ढांचा, जरा इसको आप सुन लीजिए। तो गणतंत्रात्मक ढांचे का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, जो राज्याध्यक्ष होगा, वह इलेक्टेड होगा, वह चुना जाएगा। इसको हम गणतंत्रात्मक ढांचा कहते हैं कि राज्याध्यक्ष चुना जाएगा, इलेक्टेड होगा। राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा, राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। राज्याध्यक्ष कैसे होंगे भैया जी, इलेक्टेड होंगे। डज नॉट मैटर, ठीक है, कि जो राज्याध्यक्ष हैं इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वे डायरेक्टली इलेक्टेड हैं या फिर वह इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हैं, इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है, बस, ठीक है, वो
इलेक्टेड होने चाहिए, वंशानुगत नहीं होने चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था को हम गणराज्य कहते हैं, इस व्यवस्था को हम गणतंत्रात्मक ढांचा कहते हैं। क्लास में शादी का बार बार ऐड आ रहा है, क्या ये ऐसा ऐड आपको विचलित करता है? आइए समझते हैं इस प्रश्न को। संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। अब लगे साउथ अफ्रीका को भी समझ लेते हैं, तो ये तो लिख लेंगे कि भाई संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है, संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है, लेकिन साउथ अफ्रीका से हमने राज्यसभा में सदस्यों का जो इलेक्शन किया जाता है, सदस्यों का इलेक्शन, राज्यसभा में जो सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, इसको भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया। ठीक है, एक सेकंड में पानी पी लेता हूं बच्चे। चलिए, तो एक बार थम्स अप करके बताओ, ये समझ में आ रही है ये बात? हाँ, केसेस की भी क्लास लाएंगे, चिंता ना करो। लाएंगे केसेस की भी क्लास, ठीक है। चलो, जर्मनी से आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन, आगे चलेंगे। राज्यसभा के लिए नामांकन, राज्यसभा में नामांकन का मतलब है जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नामांकन यही है, जो 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, यही नामांकन हुआ ना। और आप मुझे बताएंगे कि 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं वो कहां से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं? तो वो आते हैं साहित्य से, वो आते हैं कला से, वो आते हैं विज्ञान से, और वो आते हैं समाज सेवा से। वो आते हैं साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में सभी को? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से वो 12 सदस्य आते हैं। अब यहां पर क्या वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है? नहीं, जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उसको हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो ये बात गलत हो जाएगी, उसको हमने आयरलैंड से लिया है। राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान, जो एमएलए के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ना राज्यसभा के सदस्य, तो ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। अब यहां पर ये भी उल्टा हो गया, इसको हमने एक्चुअली कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है, उल्टा कर दिया। और देख लो, आप अब कर पा रहे हैं इस प्रश्न को, और एग्जाम में यही प्रश्न आपके हाथ पैर फुला देता, आपको समझ में नहीं आता कि कहां से क्या लिया है। और ये निश्चित है, ये सारे प्रश्न मेरे खुद के कलम के द्वारा बनाए गए हैं, बात समझ में आ रही है? और मैंने जान मान के ये रखा कि अगर एग्जाम में आपसे आ जाए कि निर्वाचन राज्यसभा के सदस्य, तो वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, और आयरलैंड से हमने वो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं ना 12 सदस्य, 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा? माननीय प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा? डी। ठीक है, ज्यादा ऑप्शन पॉप्शन के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन चक्कर में इस बात के पड़ो कुछ सीख के जाएं इस क्लास से। अगर ये क्लास हो रही है तो कुछ नया सीख सकें। चलिए आइए, अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये हमने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से। अब आयरलैंड फंस गया बाबू, फंस गया। तो अब यहां पर आयरलैंड का लिख लेते हैं कि आयरलैंड से क्या क्या लिया? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली। आयरलैंड से राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति ली। आयरलैंड से हमने और क्या लिया? जो राज्यसभा में हम 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, नॉमिनेट ऐसे करके मैंने लिख दिया, नॉमिनेट। और हमने और क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये ध्यान रखना। अच्छा, आयरलैंड के संविधान में जो डायरेक्टिव, एक और उदाहरण मिला, आयरलैंड के संविधान में जो डीपीएसपी है वह स्पेन के संविधान से है, ये ध्यान रखना, स्पेनिश संविधान से है। तो स्पेनिश संविधान से डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी,
वो लिया आयरलैंड ने और हमने आयरलैंड से लिया। तो वही जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात हो रही थी ना, तो हमारे मतलब कौन सा करीब है, स्पेन वाली संविधान वाला हमारे ज्यादा करीब है या फिर आयरलैंड वाला? तो भैया आयरलैंड वाले हमारा ज्यादा करीब है, क्योंकि हमने लिटरली लिया तो वो कहां से है, आयरलैंड से है, इसलिए आयरलैंड वाला हमारे ज्यादा करीब है। तो इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि डीपीएसपी को हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, जबकि स्वयं आयरलैंड ने कहां से लिया है, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है जी। और हमने आयरलैंड से ले लिया। देखो हम महान व्यक्ति हैं हम, ठीक है, हमने आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया, एक बार मेरे साथ साथ बोलो। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। अब राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति में क्या है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति। एकल संक्रमणी मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, अप्रत्यक्ष मतदान और गुप्त रीति, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है और इसको हमने लिया है। दूसरा, राज्यसभा में 12 सदस्य जो नॉमिनेट किए जाते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से आते हैं, मैं पीछे बता के आया हूं, यहाँ पे लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। और डीपीएसपी, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय है। डीपीएसपी राज्य पर कुछ कर्तव्य आरोपित करते हैं कि राज्य नागरिकों के हित में उपयुक्त कदम उठाएगा जिससे नागरिकों का सामाजिक आर्थिक न्याय हो सके। अब ये राज्य पर निर्भर करता है, क्योंकि अप्रवर्तनीय राज्य करे या ना करे, सिंपल सी बात है। आइए, ठीक है, अब एक बार आप मुझे बता दो कि साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया, थोड़ी सी मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। एक बार लिख के बताओ, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने जो भी लिया है, 2 प्रावधान लिए या 3, तो जो भी लिए हैं मुझे एक बार लिख के बता दो कि हमने क्या क्या लिया साउथ अफ्रीका से। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली साउथ अफ्रीका से, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली साउथ अफ्रीका से। और दूसरा, जो राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं एमएलएस के द्वारा, तो उस प्रोसेस को, राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन, साउथ अफ्रीका से लिया। आयरलैंड से हमने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से आते हैं, और डीपीएसपी लिया। अमेरिका के संविधान से, करो मेरे साथ रिपीट, अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता जैसे कॉन्सेप्ट हमने लिए, प्रस्तावना का विचार लिया, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने आदर्श भी यहीं से लिया है, अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से बोलो, संसदीय व्यवस्था, इसमें द्विसदनवाद हमने वहां से लिया, प्लस संसदीय विशेषाधिकार लिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, रिट, एकल नागरिकता, और जो राज्य अध्यक्ष होगा उसका नाम मात्र का प्रतीकात्मक महत्व भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। बहुत बढ़िया, अगले प्रश्न पर चलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है, ठीक है। प्रश्न पूछा है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता क्या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है? मैं बता चुका हूं, हाँ या ना? तो मुझे आप बताओ, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है? बिल्कुल हाँ। और भारतीय संविधान के लगभग 200 ऐसे प्रावधान है मोटा मोटी जो प्रत्यक्ष तौर पर 1935 की भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्ष तौर पर लिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब प्रत्यक्ष तौर पर लिए गए हैं तो बोथ विल बी राइट आंसर, ए और बी दोनों बिल्कुल सही आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सिद्धांत अमेरिकी संविधान से लिया गया है? बिल्कुल सही बात है। और न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया क्या हमने फ्रांस से ली है? बिल्कुल गलत। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है। ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल, ठीक है, ये भी अमेरिका के संविधान से। तो इसमें केवल एक ठीक हो जाएगा। अब इसी में क्योंकि फ्रांस की बात आई है तो बोल डालो फ्रांस से क्या क्या लिया है, एक बार लिख डालो कि फ्रांस से हमने लिया क्या क्या है। बोलो। चलिए, सब्जी कितने बजे लाइव आते हो? अरे भैया मैं सब्जी नहीं सरजी हूं, ठीक है ना। 8 बजे लाइव आते हैं मंडे को, ठीक है, फिर ट्यूसडे का गैप है, फिर वेडनेसडे को, ठीक है, फिर थर्सडे का गैप है, फ्राइडे को। लेकिन जब हम नहीं आते तो उस समय मूल विधि वाले सर आते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया? तो फ्रांस से हमने एक तो रिपब्लिक स्ट्रक्चर कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो इलेक्टेड होगा, डज नॉट मैटर डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, लेकिन वो हेरिडेटरी बेस पर नहीं होगा, मतलब वो वंशानुगत नहीं होगा, जो राज्य अध्यक्ष होगा। और दूसरा हमने लिया इक्वलिटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, मींस आपका लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। इसका जो आदर्श है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्न में से किस देश के संविधान का प्रभाव है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श झलकता है? जब प्रस्तावना पर बात करेंगे तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो न्याय का आदर्श है वो किस देश का प्रभाव है, तो आप कहेंगे साहब सोवियत संघ का प्रभाव है। सोवियत संघ आया है तो सोवियत संघ वाला लिख डालो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूं, मुझे याद है, तो आप लिख डालो भैया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य है, इनफैक्ट समाजवादी राज्य की अवधारणा है, और जो आर्थिक नियोजन का कॉन्सेप्ट है जिसमें बेशक हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया, वो हमने सोवियत संघ से अपनाया है। ठीक है, जर्मनी से हमने जब मौलिक अधिकारों का स्थगन आपातकाल के समय, ठीक है, आपातकाल जब लागू हो, प्रवर्तन में हो, तो मौलिक अधिकारों का स्थगन किया जाता है। फ्रांस से हमने अभी जस्ट पढ़ के आए गणतंत्रात्मक ढांचा और स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे का आदर्श, और जापान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जापान से हमने सोवियत संघ। और ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ठीक है साहब, हम विचार करने के लिए तैयार हैं। भारतीय न्यायपालिका का ढांचा 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, बिल्कुल सही बात है। एकात्मक एवं एकीकृत ढांचा है। एकात्मक एवं एकीकृत ढांचा है, ठीक है, जिसमें, ठीक है, सबसे उच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अधीन नियंत्रण और निर्देशन में हाई कोर्ट और क्रमशः सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमने यहीं से लिया है। लोक सेवा आयोग का उपबंध भी 1935 की भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है। तो इसमें तो भाई ये दोनों ही सही हो जाएंगे, सी विल बी राइट आंसर, बोथ विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद द्विसदनीय है, एक इसमें उच्च सदन है, उच्च सदन है, और दूसरा निम्न सदन है। तो ये कहां से लिया है द्विसदनीय? निम्न सदन हमारे यहां पर लोकसभा है। अब ध्यान रखना कि जो निम्न सदन है वह लोकप्रिय सदन है, क्योंकि वह जनता की सदन है, इसमें जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। तो लोकप्रिय सदन है क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए निम्न सदन होने के बावजूद भी वो प्रथम सदन है, प्रथम सदन है। और जो उच्च सदन है वो राज्यसभा है। राज्यसभा हमारे यहां पर, देखिए, अमेरिका की सीनेट की भांति है, मतलब वो क्या करती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का नहीं। वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का नहीं। तो इसलिए बेशक उच्च सदन है, लेकिन उसके बावजूद भी वह द्वितीय सदन है, उसके बावजूद भी वह द्वितीय सदन है। ठीक है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 80 में, निम्न सदन लोकसभा की संरचना के बारे में आर्टिकल 81 में जिक्र किया गया। अगर इससे ज्यादा बताऊंगा तो मैं संसद में चला जाऊंगा, और मुझे संसद में जाना नहीं है। फिलहाल ये हमने ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। चलिए चलिए सर, सारे सोर्स याद हो गए भैया? कोई सोर्स छूटा तो नहीं? बताओ, सारे सोर्स याद हो गए? आइए, ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 1 घंटा हो चुका है, मुझे खुद पता नहीं चला। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। ठीक है, अब यहां से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है, मैं देख रहा हूं, तो इसलिए मैंने भी कुछ ऐसे प्रश्न लिए जो ब्रिटेन, जो अमेरिका, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर है। ठीक है, आइए अब यहां पर देखेंगे कि ब्रिटिश शासन प्रणाली की विशेषताएं इनमें से कौन सी नहीं है। मेरी बात समझना, ब्रिटिश शासन प्रणाली की कौन सी इसमें से विशेषताएं नहीं है वो आपसे पूछा है। तो अब आप यहाँ पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे और मेरे साथ बताएंगे कि कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश शासन प्रणाली की है नहीं। अब यहाँ पर लगातार आप सबको बने रहना है ना। ये क्वेश्चन आपको हल्के से टफ लगेंगे, लेकिन ये मजबूत करेंगे आपको, आपके इरादों को और आपके कॉन्सेप्ट को। संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, ये ब्रिटेन में है, संवैधानिक राजतंत्र है ब्रिटेन में। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब है कि वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट है, वो वंशानुगत होता है, वो वंशानुगत होता है, हेड ऑफ स्टेट, ठीक है ना। वो वहां का क्राउन होता है, वो राजा या रानी कोई भी हो सकता है, जो क्राउन धारण करता है वो हेड ऑफ स्टेट है। लेकिन वो हेड ऑफ स्टेट नाम मात्र की कार्यपालिका है, वह हेड ऑफ स्टेट नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र की कार्यपालिका है वह जो हेड ऑफ स्टेट है।
तो कहीं ना कहीं संवैधानिक राजतंत्र है, संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर शासन व्यवस्था चल रही है, ठीक है, लेकिन है राजतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड में है, वो भी ठीक है ना, आप कह सकते हैं बहुत सीमित है। संसदीय शासन प्रणाली, ये तो वहां पर है, हमने भी वहीं से ली है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्र क्या होता है, जहां का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, क्या वहां पर है? नहीं, मैंने अभी बताया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में है, वहां पर नहीं है। तो अगर हम बात करें तो कौन सी विशेषताएं नहीं है? 2 विशेषता नहीं है, 4 विशेषता नहीं है, 5 विशेषता नहीं है। तो 2, 4 और 5 विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। समझिए, समझते चले जाना इन प्रश्नों को, और ये पीडीएफ अपने पास रखना हमेशा, और एक बार और रिवीजन करना इस लेक्चर का, जिससे कि आप विश्व के अन्य देशों के संविधान की भी, प्रमुख देशों के संविधान की व्यवस्था समझ सके। प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रिटेन में जो कार्यपालिका का गठन है वो विधायिका अर्थात ब्रिटिश संसद के सदस्यों में से ही होता है, बिल्कुल सही है। ठीक वैसा जैसे भारत में है, ठीक, भारत में 2 सदन है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि संसदीय व्यवस्था द्विसदनात्मक है। एक है निम्न सदन लोकसभा, दूसरा है उच्च सदन राज्यसभा। लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत मिलता है वो अपनी सरकार बनाती है, सरकार, ठीक, मतलब जो कार्यपालिका का कार्य करती है, कानूनों को लागू कराना या कानूनों के आधार पर शासन करने का कार्य करती है, और वहां पर वह, ठीक, मंत्री परिषद के माध्यम से करती है। सरकार या कार्यपालिका अमूर्त संरचना है, उसकी मूर्त अभिव्यक्ति जो है वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मंत्री परिषद का मुखिया भैया? प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ रही है ये बात? तो ब्रिटेन में कार्यपालिका का गठन विधायक अर्थात ब्रिटिश संसद के सदस्यों से ही होता है। जी हाँ, अलग अलग चुनाव नहीं होते, ठीक है, एक ही चुनाव होता है संसद का, ठीक है। संसद में भी बच्चे जो निम्न सदन है, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन है, तो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत होगा वो सरकार बनाएगी। हमारे यहाँ पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लोकसभा में बहुमत होगा वो सरकार बनाएगी। ब्रिटेन में संविधान का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, जिसमें लोक विधि, संवैधानिक परंपरा, न्याय निर्णयन, संसदीय अधिनियम, इन सभी का योगदान है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, ठीक है ना, आप एकदम मजे में आ जाएंगे। देखो, आप यहां पर देखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। पता है, ब्रिटिश संविधान के बारे में बोला जाता है कि ब्रिटिश संविधान विकसित है लेकिन अलिखित संविधान है। आप कहेंगे साहब ऐसे कैसे हो गया? जी हां, विकसित एवं अलिखित है। अब मेरी बात आप समझना कैसे है। अलिखित संविधान है। जब मैंने आपको पढ़ाया होगा बैचेस में तो ये बात मैंने आपको जरूर बताई होगी कि विकसित और अलिखित संविधान कैसे है। देखो, यहां पर समझना है कि वहां पर, ठीक है, कोई एक ऐसी संविधान सभा नहीं बनी जिसने बड़ा क्रमबद्ध तरीके से वहां का संविधान बनाया हो, ठीक है। वहां पर होता क्या है, अलिखित संविधान का मतलब यह है कि वहां पर जो लोक विधि है, ठीक है, जो वहां पर प्रथाएं या मान्यताएं हैं, जो वहां के संसदीय कानून हैं, धीरे धीरे बेटा उन्हीं ने विकसित होकर संविधान का रूप ले लिया। तो वहां पर संविधान नाम का कोई एक ऐसा वृहद या छोटा कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट है नहीं संविधान नाम का कि जिसको आप कह सके कि दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ऐसा नहीं है वहां पर, ठीक है। वहां पर लोक विधि, प्रथाएं, मान्यताएं, संसदीय कानून, यही सब बेटा विकसित होकर, परिपक्व होकर उन्होंने संविधान का रूप धारण कर लिया। इसलिए विकसित और अलिखित संविधान कहा जाता है। जबकि अगर मैं भारत के बारे में बात करूं, इंडिया, भारत, लेकिन जब मैं अपने प्यारे भारत के बारे में बात करूं तो भारत का संविधान बोला जाता है कि अविकसित है, अविकसित है लेकिन लिखित है, लिखित है। और कल, मतलब कल का मतलब मंडे को मैंने बताया था कि हमारा संविधान की विशेषताओं में मैंने समझाया था कि वो निर्मित, लिखित और विशाल संविधान है। बताया था कि नहीं, कि अविकसित है एवं लिखित है। इसका मतलब क्या हुआ? लिखित संविधान इसलिए है कि बाकायदा वो लिखा गया है, और इतना जबरदस्त लिखा गया है कि विश्व का वो सबसे बड़ा संविधान हो गया है। इतना जबरदस्त लिखा गया है। तो वहां पर बाकायदा एक संविधान सभा का निर्माण हुआ, वह निर्मित है। संविधान सभा का निर्माण हुआ, उसने एक भारतीय संविधान को लिखा, लेकिन वो अविकसित इसलिए है क्योंकि उसमें लगातार संविधान संशोधन होते रहते हैं। संशोधन के माध्यम से उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिवर्तनों के माध्यम से
हम उसे विकसित बनाने की तरफ अग्रसर हैं। हम चाहते हैं कि वो विकसित बन जाए भैया। तो अविकसित एवं लिखित संविधान है भारतीय संविधान। आ रही बात समझ में सभी को? इसी बात पे एक बार थम्स अप कर दो भैया। अगला प्रश्न, ठीक है, किस देश की संसद के बारे में कहा जाता है कि उस देश की संसद इतनी पावरफुल है? ठीक है ना, पावरफुल है। और संसद पावरफुल है लेकिन वहां पर न्यायपालिका कमजोर है। संसद पावरफुल है लेकिन वहां पर जो न्यायपालिका है वो बाबू बड़ी कमजोर है न्यायपालिका। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर कहा गया है किस देश की संसद के बारे में आपसे ये पूछा है कि बताओ, बोला गया है कि वह स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है ना। मतलब संसद इतनी पावरफुल है कि वो पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा और सब कुछ कर सकती है। तो मैंने बोला कि संसद पावरफुल है, न्यायपालिका कमजोर है, तो ऐसा तो ब्रिटेन में ही है, क्योंकि अमेरिका में तो न्यायपालिका बहुत मजबूत है। ठीक है, तो ऐसा कहां पर है? ऐसा ब्रिटेन में ही है। भारत में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में भी न्यायिक पुनरावलोकन है। अगर भारत में संसद ने ऐसा कुछ किया भी तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट बैठा है, तुरंत न्यायिक पुनरावलोकन या पुनरीक्षण के माध्यम से संसद के द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को सीमित कर देगा। आ रही है मेरी बात समझ में? क्या कर देगा? सीमित कर देगा। अब समझते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान कहा जाता है। जी हाँ, ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला संविधान क्यों कहा जाता है? आप पूछेंगे साहब बताओ इसके पीछे का रीजन क्या है कि ब्रिटिश संविधान को सुनम्य या लचीला कहा जाता है? क्योंकि उसमें संशोधन करना बहुत आसान है। उसमें संशोधन करना आसान है। ब्रिटिश संविधान संशोधन करना आसान है। तो ब्रिटिश संविधान लचीला है, फ्लेक्सिबल है, संशोधन करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर संसदीय प्रभुता है। संसदीय प्रभुता है और वहां का जो प्रकृति है, वहां के राज्य की एकात्मक राज्य है। वहां का राज्य एकात्मक है। एकात्मक राज्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि वहां पर केंद्र तो शक्तिशाली होता है। सबसे बड़ी विशेषता होती है कि केंद्र तो ताकतवर होता है, लेकिन प्रांत जो होते हैं वो बेचारे बड़े कमजोर होते हैं। तो इसलिए एकात्मक शासन व्यवस्था को यूनिटरी पद्धति को बोला जाता है कि ये विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। एकात्मक शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? मैं भैया यहां पर लिख देता हूं कि एकात्मक शासन व्यवस्था को बोला जाता है कि एकात्मक शासन व्यवस्था विनाशी राज्य, मतलब राज्यों का कभी भी विनाश हो सकता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। केंद्र बहुत ताकतवर होता है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अविनाशी संघ कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। ब्रिटेन में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं, मैंने अभी बताया एकात्मक है। ब्रिटेन में सम्राट के चयन का आधार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव है, बिल्कुल भी नहीं। जो क्राउन धारण करेगा, मुकुट, वो वहां का, ठीक है ना, सम्राट होगा। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष नहीं है, हेरिडिटरी आधार पर है, वंशानुगत आधार पर है। तो इसमें केवल एक सही होगा, केवल एक सही होगा इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखो, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट, ये एक्चुअली अमेरिका में दो सदन है। अमेरिका में भी द्विसदनी व्यवस्था है, लेकिन हमारी जो द्विसदनी व्यवस्था है वो ब्रिटेन से मिलती है कसम से। अमेरिका में भी द्विसदनी व्यवस्था है, अमेरिका में भी वाई कैमरल सिस्टम, लेकिन वहां का जो वाई कैमरल सिस्टम है वो हमारे जैसा नहीं है, हमारा उनके जैसा नहीं। तो ये अमेरिका में है प्रतिनिधि सभा व सीनेट। सीनेट ब्रिटिश संसद का उच्च सदन है, जबकि प्रतिनिधि सभा निम्न सदन ये अमेरिका का ही है, अमेरिका का ही है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही गलत होंगे, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है जी, क्लियर है? ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ना इसमें एक सही होगा, ना इसमें दूसरा सही होगा। आगे बढ़े। ठीक है, ये प्रश्न तो एकदम हिला दिया इन्होंने है। ये कहां से आ गए? अगर सोच के देखो, मैं शुरुआत में ही अगर ये प्रश्न कराने लग जाता तो तुम यहां पर रुकते, तुम भाग चुके होते। नहीं,
पॉलिटी के मामले में तो तुम यूपीएससी से कम नहीं हो, आईएएस से कम नहीं हो, इस विषय में मैं बोल सकता हूं। चलिए, धन विधेयक के संदर्भ में आपसे पूछा गया है, जवाब देंगे। धन विधेयक के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स लॉर्ड सभा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। जी हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का निम्न सदन है। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन का निम्न सदन है। और ध्यान रखना, जैसे भारत में धन विधेयक को हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, और यहां पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स में ही लेकिन धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, निम्न सदन में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसको प्रमाणित करने का अधिकार वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के ठीक है स्पीकर को होता है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा स्पीकर को होता है, ऐसी हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को होता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को होता है। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है? क्या ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई इश्यू तो नहीं? तो धन विधेयक के संबंध में हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा की तुलना में अत्यधिक प्रभावशाली है, प्रमाणित। ठीक है, वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स का स्पीकर करता है कि धन विधेयक है अथवा नहीं, और निम्न सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, निम्न सदन में ही लाए जाते हैं। ब्रिटेन में मंत्री परिषद का अस्तित्व तभी तक रहे जब तक उसे हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत प्राप्त हो। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पर मंत्री परिषद का अस्तित्व तभी तक है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तो ऐसी व्यवस्था वहां पर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दोनों ही कथन सही नहीं होंगे, क्योंकि हमने पूरी संसदीय व्यवस्था ली ही ब्रिटेन से है। ठीक है, अब संसदीय व्यवस्था जो हमने ब्रिटेन से ली, ठीक है, तो मैं समझा रहा हूं वो कैसे हमने ली है, वो इन प्रश्नों के माध्यम से समझा रहा हूं कि कितनी समानता है। आ रही है ना मेरी बात समझ में? वो कितनी समानता है इन प्रश्नों में आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ब्रिटेन की न्यायपालिका की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने पहले ही बता दिया कि न्यायपालिका वहां पर बहुत कमजोर है, तो ब्रिटिश संसद बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ब्रिटिश संसद के सामने न्यायपालिका ऐसे ठीक है बिल्कुल शांत रहती है। ब्रिटिश संसद जब चाहे तब न्यायपालिका के कानून को बदल दे। ब्रिटिश न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से रहित है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ब्रिटिश संसद के पास नहीं है। अगर होती ब्रिटिश संसद के पास, तो फिर ब्रिटिश संसद की तुलना में न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। भाई, भारत में न्यायपालिका क्यों है शक्तिशाली? ठीक है, इसलिए तो है क्योंकि उसके पास संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को रिव्यू करने का अधिकार है। अगर न्यायपालिका को लगता है कि भैया कोई भी कानून ऐसा बनाया गया है जो संविधान के आधारभूत ढांचे के अगेंस्ट है या मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तुरंत न्यायपालिका कहेगी कि इसे ठीक है सीमित कर दूंगी मैं, ठीक है, इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। जहां तक वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा होगा या फिर आधारभूत ढांचे का, उस स्तर तक बिल्कुल शून्य घोषित कर दिया जाएगा ऐसा कानून जो संसद के द्वारा बनाया गया था। तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑटोमेटिकली शक्ति चली जाएगी न्यायपालिका के पास। समझ रहे हो ना? ऑटोमेटिकली शक्ति चली जाएगी न्यायपालिका के पास। तो अब हम यहां पर बात करेंगे तो दोनों ही कथन कैसे होंगे? सही होंगे। दोनों ही कथन, ये भी सही है और ये भी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में समानता है। इस प्रश्न को करेंगे मजे से कि भाई भारत और ब्रिटेन की शासन व्यवस्था समान है क्योंकि दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं। लेकिन ठीक है, बात तो सही है कि बोथ आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं क्या? लेकिन दोनों रिपब्लिकन कंट्रीज भी हैं, दोनों गणतंत्रात्मक देश भी हैं। आप कहेंगे नहीं, केवल भारत है, ओनली भारत। बोलो क्यों? भारत क्यों है? क्योंकि भारत में जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, भारतीय राष्ट्रपति इलेक्टेड है, इलेक्टेड है। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में नहीं है। बेशक ब्रिटेन विश्व का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी वह गणतंत्र नहीं है। भारत लोकतंत्र भी है, विश्व का सबसे बड़ा, और एक गणराज्य भी है, गणतंत्र भी है। दोनों में संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था केवल भारत में है। ब्रिटेन में कैसी है? ब्रिटेन में यूनिटरी है, ब्रिटेन में यूनिटरी है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है ब्रिटेन में। ठीक है, तो देखा जाए तो एक सही है और तीन सही है। यार देखना एक और तीन कहां पर है, कौन से ऑप्शन में है? हाँ, ऑप्शन बी है ना। बोलो ऑप्शन बी होगा ना, एक और तीन। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भारत, ब्रिटेन और अमेरिका तीनों शासन व्यवस्था में समानता है। मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ हो गया, ठीक है, टफ हो गया। और पूछा है कि भारत में, ब्रिटेन में और अमेरिका में
तीनों की शासन व्यवस्था में समानता है, तो तीनों की शासन व्यवस्था में किस आधार पर समानता है? भारत, ब्रिटेन और अमेरिका। तीनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, बिल्कुल सच बात है। तीनों ही गणतांत्रिक देश हैं? नहीं। केवल कौन कौन से हैं गणतांत्रिक देश? हमारा प्यारा भारत और अमेरिका, केवल ये दोनों गणतंत्र हैं। ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। तीनों में संसदीय शासन प्रणाली है? गलत। संसदीय शासन प्रणाली केवल किस में है? देखिए, इंडिया में है और ब्रिटेन में है केवल। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, तो गलत है। ठीक है, तीनों देशों में केंद्रीय विधायिका द्विसदनीय है, ये बात सही है। केंद्रीय विधायिका तीनों देशों में द्विसदनीय है। हमारे यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, और अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, तो है द्विसदनीय दोनों। बात बिल्कुल सही है। तो देखो भैया, एक सही होगा और चार सही होगा। जरा बताओ एक और चार किस में है? देखिए एक बार बताओ एक और चार किस में है, क्योंकि ये सभी जोल्ला जोल्ली भैया से लग रहे हैं। ये जो रोमन में होते हैं ना, ये इस तरह के जो लेटर्स होते हैं, ये भ्रम पैदा करने के लिए होते हैं। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और ये 10वां प्रश्न है। हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब जो वहां की लोकसभा है ब्रिटेन की, ये ब्रिटेन के बारे में बात हो रही है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, बिल्कुल सही है। हाउस ऑफ कॉमन्स के सभी सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव, जी हाँ प्रत्यक्ष चुनाव, और एफपीपीएस से आते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के पारित होने की प्रक्रिया का आरंभ हाउस ऑफ कॉमन से ही होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं, बिल्कुल सही है। तीनों बिल्कुल सही होंगे, ऑप्शन डी, तीनों ही बिल्कुल सत्य हैं। अगला 11वां प्रश्न चलता है। अब 11वें प्रश्न से थोड़े से अमेरिका के प्रश्न आएंगे। ब्रिटेन की शासन पद्धति को हमने देख लिया, इससे ज्यादा टफ नहीं पूछा जा सकता आपके एग्जाम में ब्रिटेन की शासन पद्धति के बारे में, और आपने ब्रिटेन की शासन पद्धति को संपूर्णता से भी जान लिया, पूरी संपूर्णता से समझ लिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है, बिल्कुल सही है, संघात्मक है। देखिए संघात्मक है, उसमें शक्तियों का बंटवारा है, बंटवारा किया गया है। ठीक है, उसमें संघ सूची, राज्य सूची है, राज्य सूची है, लेकिन संघ सूची में विषय बहुत सीमित है, अधिकांशतः विषय राज्य सूची में है। ठीक है, उसमें अवशिष्ट विषय जो है वो प्रांतों को सौंपे गए हैं, अवशिष्ट विषय प्रांतों को सौंपे गए हैं, प्रांतों के पास है। वहां पर न्यायपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है न्यायपालिका, न्यायपालिका बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा और ये सब किसमें है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब लिखित संविधान में वर्णित है। इसके लिए लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है, ताकि कल को कोई अपने वादे से मुकर ना जाए। रिटन है सब कुछ, ठीक है, पूरी बात लिखित में है, कि ऐसा ना हो कि कल को कोई, ठीक है भैया, ये कह दे कि नहीं। ये सब रिटन है। अच्छा, तो अब हम यहां पर बात करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक है, अमेरिकी लोकतंत्र अध्यक्षीय प्रणाली पर आधारित है, जी हाँ। ठीक है, वहां पर जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट वही एक्चुअल एग्जीक्यूटिव है, वही वास्तविक कार्यपालिका है, वही वास्तविक कार्यपालिका है। वो नाम मात्र कार्यपालिका नहीं है, वास्तविक कार्यपालिका है। देश का शासन ना केवल उसके नाम से बल्कि उसके द्वारा ही चलाया जाता है। हमारे यहाँ तो देश का शासन उसके नाम से चलाया जाता है, चलाता कोई और है, वहां पर एक्चुअली चलाता ही वो है देश के शासन को। अमेरिकी राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान, जबकि मंत्रिमंडल वास्तविक प्रधान होता है, मैंने बताया अभी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो केवल एक और दो, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, केवल एक और दो है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रधान है, वहां पर वास्तविक प्रधान है, तो ये कहना कि औपचारिक प्रधान है, भाई बिल्कुल गलत बात है, ऐसा ना कहो उसके बारे में। अमेरिकी संविधान में लिखित संविधान है, अमेरिकी संविधान की विशेषताएं पूछा है, तो अमेरिकी संविधान लिखित संविधान है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, राज्यों का अपना खुद का संविधान है, और दोहरी नागरिकता भी है वहां पर। ठीक है, वहां पर दोहरी नागरिकता है, राज्यों का अपना पृथक संविधान है। ठीक है, वहां पर राज्यों की अपनी पृथक न्यायपालिका है, मतलब दोहरी न्यायपालिका भी है वहां पर।
और वहां पर अपशिष्ट विषय प्रांतों के पास में है, और प्लस ठीक है सीनेट में 100 सदस्य हैं, क्योंकि अमेरिका में 50 प्रांत है, तो प्रत्येक प्रांत से दो दो सदस्य आते हैं, चाहे प्रांत छोटा सही चाहे बड़ा सही। ठीक है, तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था, जो प्योर संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देश होते हैं उनकी विशेषता होती है। भारत जैसा नहीं कि भारत की शासन व्यवस्था तो संघात्मक है लेकिन एकात्मकता की ओर झुकाव है, ऐसा नहीं हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब आपके सामने है, जरा देखेंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष होता है, जबकि ब्रिटिश सम्राट संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख होता है। बिल्कुल सही है। इनफैक्ट भारत का भी जो राष्ट्रपति है वो संवैधानिक या औपचारिक प्रमुख है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक राज्याध्यक्ष है। मैंने अभी बताया वो नाम मात्र का नहीं है मेरे भाई, वो वास्तविक है। अमेरिकी न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ब्रिटेन की न्यायपालिका की तुलना में बहुत 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 ज्यादा है भैया, बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि जिसकी हम और तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा है अमेरिका की न्यायपालिका की शक्ति ब्रिटेन की न्यायपालिका से। तो बोथ विल बी राइट आंसर, दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न का जवाब आप देंगे, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, जवाब आप देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए विधायिका के सदस्यों में से चयन करने को बाध्य नहीं होता, और अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकांशतः उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त करना पड़ता है। जरा देखते हैं भैया कि कितनी दम है तुम में, जरा बताओ इसको। ऐड बहुत आते हैं ना यार। हम्म, चलिए अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। अगली क्लास का मैं टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ। अगली क्लास का टॉपिक होगा संविधान सभा। ठीक है, मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब जो भी होगी अब फ्राइडे को होगी, है ना। तो फ्राइडे की क्लास का टॉपिक होगा संविधान सभा। और संविधान सभा की क्लास में ठीक है, जो लोग बाद में रिकॉर्डेड भी सुन लें, संविधान सभा की क्लास में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो संख्या होगी वो 1000 और अधिक होगी, मतलब लगभग 3500 बच्चे, 3500 स्टूडेंट्स, 3500 हमारे लाल लाली ठीक है लाइव होंगे उस क्लास में। धीरे धीरे हम इस संख्या को बढ़ाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ता चला जाएगा क्रम, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि हम लाइव वॉचिंग 10,000 करेंगे। ये हमारा टारगेट है मेरे भाई। ठीक है, क्वेश्चंस ऐसे ही जबरदस्त जबराहट में लाता रहूंगा आपको। ठीक है, इसी तरह के ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के बीन बीन के, आप उसकी टेंशन मत लेना, और ऐसी ही एक्सप्लेनेशन चलेगी, है ना। चलिए आइए, ये बात अलग है। सॉरी, मैं कहाँ पे, यहाँ पे हाँ देखो, अमेरिका में जो है, यूएस में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। आप में से अधिकांश लोग गलत दे रहे हैं इसका जवाब, क्योंकि आपको पता भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना बताने के लिए। तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का एक सिंपल सा फंडा होता है कि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं अलग, ठीक है अलग, और जो संसद है एक तरह से आप कह दें सीनेट और प्रतिनिधि सभा, उनके चुनाव होते हैं अलग, सभा के चुनाव होते हैं अलग। ठीक है, चलिए अब अमेरिका का राष्ट्रपति ठीक है एक मंत्री परिषद बनाता है जो कानूनों के आधार पर शासन करती है। तो जब अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्री परिषद बनाता है तो वो बाध्य नहीं होता कि वो सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों में से ही मंत्री बनाए। जैसे भारत में ये बाध्यकारी है, भारत में मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं है तो 6 महीने के भीतर सदस्यता ले ले। मैंने आपको बताया था कि नहीं, अमेरिका में नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका में ऐसा भी नहीं कि जो प्रेसिडेंट है वो अपने ही पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी सदस्य को सदस्य बनाए, वो किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य को भी मंत्री बना सकता है ना। तो विधायिका के सदस्यों में से चयन करने के लिए बाध्य नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल बाध्य नहीं होता। और अधिकांश उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के लिए सीनेट का अनुसमर्थन, जी हाँ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ठीक जजेस की नियुक्ति करता है और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करता है तो उसके सीनेट के समर्थन की आवश्यकता होती है। बिना सीनेट के अनुसमर्थन के वो ऐसा नहीं कर सकता। तो दोनों ही बिल्कुल सही है। कितने लोगों ने ईमानदारी से दोनों को सही बताया था, सच्ची बताना।
सीनेट वहां पर उच्च सदन है जिसमें वहां के प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ठीक है, हर एक प्रांत से दो दो प्रतिनिधि होते हैं। तो टोटल अमेरिका में प्रांतों की संख्या है 50, तो इसलिए सीनेट में सदस्यों की संख्या होती है 100। प्रतिनिधि सभा होती है, ठीक है, वहां की लोकसभा की तरह, जहां पर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शामिल होते हैं। और प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल केवल 2 वर्ष का होता है, इसलिए 2 वर्ष का कि जो है ना समय समय पर ये बदलते रहे हैं। जो अमेरिका के विकास की बात करें, हमारे यहाँ पर गलत है लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का। अगर 2 साल का लोकसभा का कार्यकाल होता और ये केवल 2 वर्ष के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा विकास करते ही है अपने क्षेत्रों में, क्योंकि इनको पता है 2 साल बाद फिर से जीत कराएंगे। अब 5 साल के लिए चुने जाते हैं तो निद्रक हो जाते हैं कि 5 साल में इतना तो खा ही लेंगे कि 7 पुश्तें बड़ी आराम से हमारी पनप जाए, है ना, इतना तो खा ही लेंगे। चलिए, तुक्का फित बैठ गया है। एक भैया कह रहा है अमेरिकी विधानमंडल में उच्च और निम्न सदन क्या है। अब इसे आप बता देंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि उच्च सदन और निम्न सदन क्या है अमेरिकी विधानमंडल में। इसका जवाब सब लोग देंगे, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा मेरे बैक पेन का इलाज इसलिए नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक साइट का, ठीक है ना, कुछ इस तरह की परेशानी होती है। ठीक है, मेरा क्या है कि नीचे वाली 2 हड्डियां अपनी जगह से हट गई ज्यादा खड़े रहते रहते। तो इसका इलाज तुम ये सोचो कि कोई मालिश हो, कोई तेल हो, कोई भस्म हो, कोई तंत्र मंत्र हो, नहीं हो सकता। ठीक है, इसका इलाज तभी होगा जब डॉक्टर बाकायदा जो ना उसको ठीक करेगा। और इसके लिए डॉक्टर ने बोला है कि आपको थोड़ा सा बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। तो हम टूटी हुई कमर के साथ फिलहाल पढ़ा रहे हैं, क्योंकि बेड रेस्ट ले नहीं सकते मेरे भाई। ठीक है, ये है हमारी स्थिति। तो अमेरिकी विधानमंडल में उच्च और निम्न सदन क्या है, ठीक है, ये आपसे, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन सा उच्च सदन है कौन सा निम्न। तो पहले उच्च सदन है, तो उच्च सदन है वहां पर सीनेट, और निम्न सदन है वहां पर प्रतिनिधि सभा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है, तो वहां पर उच्च सदन सीनेट है और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। तो कितने लोगों का सी है, प्लीज बताएंगे जी। आगे हम चलेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार। प्रतिनिधि सभा में, प्रतिनिधि सभा मतलब जो वहां का निम्न सदन है बाबू, समझना। ठीक है, इधर ध्यान दो। प्रतिनिधि सभा मतलब जो वहां का निम्न सदन है वो प्रतिनिधि सभा है। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या समान होती है, बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं गलत हो गया। प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक राज्य से आने वाले प्रतिनिधियों की संख्या समान नहीं होती। ठीक है, प्रतिनिधि सभा में तो जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है, जनसंख्या के आधार पर। ये तो गलत हो गया बेटा, प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है, तो ये गलत है बाबू, ना, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर। प्रतिनिधि सभा के लिए आवश्यक है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, नहीं, ये सीनेट के लिए आवश्यकता है। ये दोनों विशेषताएं सीनेट की बताई हैं, सीनेट की। अगर आप सीनेट मतलब उच्च सदन का सदस्य बनना चाह रहे हो, तो आप उस राज्य के निवासी होने चाहिए, नंबर फर्स्ट। ठीक है, कम से कम 9 वर्ष पहले आप अमेरिका के नागरिक बन चुके हो, नागरिकता आपने ले चुकी हो, और न्यूनतम 30 वर्ष की आपकी आयु हो चुकी हो, सीनेट का सदस्य बनने के लिए है ना। और सीनेट के और मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, सीनेट में प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य। तो अमेरिका में टोटल 50 प्रांत है या 50 राज्य हैं, तो 2-2 सदस्य आते हैं। टोटल सदस्यों की संख्या सीनेट में 100 होती है ना। अगला प्रश्न, अमेरिका में प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अमेरिका में प्रत्येक राज्य को सीनेट में 2 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, 100% सही बात है। और वर्तमान में यूएस में 50 राज्य हैं, इसलिए सीनेट में 100 सदस्य हैं, बिल्कुल सही है। बोथ विल बी राइट आंसर, दोनों ही सही होंगे, दोनों ही सही होंगे। अगला, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गलत बात है बच्चे। ठीक है, 6 ईयर्स का होता है, 6 साल का होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष बाद सीनेट के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, बात बिल्कुल सही है, तो केवल 2 ठीक होगा। ठीक है, 6 साल का होता है, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल बेटा 4 वर्ष का होता है। ठीक है, और एक राष्ट्रपति अधिकतम, ठीक, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति इलेक्ट हो सकता है, मैक्सिमम 2 टर्म के लिए। जैसे बराक ओबामा 2 टर्म के लिए राष्ट्रपति, ठीक है, अपॉइंट किए गए थे या हुए थे, तीसरी बार चुनाव लड़ ही नहीं सकते। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है,
ठीक है, वो दूसरी बार उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल है, दूसरी बार का टर्म है, तो वो तीसरी बार उम्मीदवारी भी प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, और ध्यान रखना अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए आपको जन्म से वहां का नागरिक होना चाहिए, जन्म से नागरिक होना चाहिए अमेरिका का, जन्म से नागरिक। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने 7 वर्ष पहले या 6 वर्ष पहले नागरिकता ले ली नहीं चलेगा ऐसा। अगला प्रश्न हाय रे बुढ़ापा। चल, अमेरिकी उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ही लिया है, और हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है, ऐसे ही वहां पर उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही 4 वर्षों के लिए होता है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में भी उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, एकदम करेक्ट बात है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है, और अमेरिका में उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव के साथ ही 4 वर्ष के लिए होता है। दोनों ही सही होंगे, सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, दोनों ही सही होंगे। अगला, अमेरिकी उपराष्ट्रपति को सीनेट में केवल निर्णायक वोट देने का अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे भारत में उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में केवल कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है, और कुछ नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, गलत बात है बच्चे। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, इनफैक्ट हमने अपने यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया तुम्हारे यहाँ से ली है मेरे भाई, अमेरिका से ली है हमने इस प्रक्रिया को, तो कोई भी बता देगा ये तो इसमें केवल एक ठीक होगा। अब ये प्रश्न तुम्हें सरल लगने लग गए होंगे, है ना? अभी आपको सरल लग रहे होंगे, अब इतने कठिन नहीं लग रहे होंगे। चलिए, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 9 है। जी हाँ, 1+8, एक मुख्य न्यायाधीश और 8 न्यायाधीश। जब से बना है अमेरिका का संविधान तब से है, जो 10 वर्षों की सेवा के बाद स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, वहां पर यह है कि आप एक बार वहां के न्यायाधीश बन गए तो आजीवन आप न्यायाधीश रह सकते हैं, आजीवन, बशर्ते आपकी मृत्यु ना हो जाए, या फिर आपने त्यागपत्र ना दे दिया हो, या फिर आपको हटा ना दिया गया हो महाभियोग लगाकर। हाँ, अमेरिका में न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, लेकिन भारत में नहीं। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से केवल राष्ट्रपति जी को हटाया जाता है और किसी को नहीं। क्लियर है? तो देखो कितना सही कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पर तो बोला है न्यायाधीशों को 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेंगे, यहाँ नहीं है। यहाँ जब तक तुम मर नहीं जाते देखिए, या फिर जब तक तुम खुद रिजाइन नहीं दे देते, या फिर तुमको हटाया नहीं जाता महाभियोग के द्वारा, जब तक तुमको हटाया नहीं जाता महाभियोग के द्वारा, तब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये बस केवल देखो, पहली लाइन सही है कि 9 है, लेकिन दूसरी लाइन वाली लाइन जो है वो गलत हो गई। इन न्यायाधीशों को हटाने का एकमात्र तरीका महाभियोग है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप हटाना चाह रहे हो तो एकमात्र तरीका क्या है? इम्पीचमेंट है, महाभियोग है। चलिए, दोनों कथनों पर आपको विचार करना है। न्यायिक पुनरीक्षण और न्यायिक पुनरावलोकन एक ही बात होती है। तो मैं आज आपको यह बताने जा रहा हूं कि न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है और अधिनिर्णयन, ठीक है ना, ये क्या होता है, जिसको हम लोग, ठीक है, एडजुडिकेशन बोलते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, या जुडिशियल रिव्यू ही कहेंगे पुनरीक्षण या पुनरावलोकन को, और प्लस, ठीक है, एडजुडिकेशन क्या होता है, ये दोनों चीज, ठीक है, ये दोनों ही, ठीक है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, बोथ विल बी राइट, दोनों। अब देखो, सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू क्या है। जुडिशियल रिव्यू निर्णय करने की शक्ति की विधायिका द्वारा निर्मित कानून या कार्यवाही संविधान सम्मत है अथवा नहीं, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। मतलब संसद ने कोई भी कानून बनाया है तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून भारतीय संविधान या किसी भी देश के संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ तो नहीं है, वो संविधान सम्मत है अथवा नहीं, ठीक है, वो किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। तो इस आधार पर उस कानून का रिव्यू किया जाना कि वो संविधान सम्मत है अथवा नहीं, इसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और संविधान के किसी भी उपबंध या किसी भी कानून को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए और यह बताना कि वह संविधान की मूल भावना के अनुसार उसका वास्तविक अर्थ क्या है, इसको हम लोग अधिनिर्णयन कहते हैं। अगला है, ठीक है, आप खुद बताएंगे, इतना एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर ही दिया है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, बिल्कुल, अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास है, जबकि संघ की शक्तियों का संविधान में स्पष्ट वर्णन है।
संघ की शक्तियों का संविधान में स्पष्ट वर्णन है, बिल्कुल सही बात है यार। ठीक है, संघ की शक्तियों का संविधान में स्पष्ट वर्णन है और अवशिष्ट शक्तियां वहां पर राज्यों के पास है, करेक्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यों को संघ से पृथक होने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ठीक है संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक शासन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? अविनाशी राज्यों का, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। तो भैया दोनों सही हो जाएंगे। मैं यहां लिख दूं सी विल बी राइट आंसर, है ना? झुकूं? ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिकी न्यायपालिका की दोहरी मार है ये तो। सर्दी खांसी जुकाम की और कमर के दर्द की। चलो, तो अमेरिकी न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, बताना है भाई, अमेरिकी न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ब्रिटिश न्यायपालिका की तुलना में कम है। बताओ यार, कितने लोग मानते हैं कि भाई ये स्टेटमेंट गलत है? कि बताओ क्या बोल रहा है, सुनो सही, इसकी इसकी मजाल तुम देखो क्या बोल रहा है कि अमेरिकी न्यायपालिका की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वह ब्रिटिश न्यायपालिका की तुलना में कम है। अमेरिकी न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ब्रिटिश न्यायपालिका की तुलना में कम है। बताओ यार, ठीक है ना? तो भैया ये बात तो गलत होगी, बहुत कम है। लेकिन ब्रिटेन की, अमेरिका की बहुत ज्यादा है, अमेरिकी न्यायपालिका की बहुत ज्यादा है। ब्रिटिश विधायिका की शक्ति अमेरिकी विधायिका की तुलना में ज्यादा है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ब्रिटिश विधायक अमेरिकी विधायिका की तुलना में ताकतवर है। इतनी ताकतवर है कि न्यायपालिका के पास ब्रिटेन में कोई शक्ति नहीं है। वहां पर संसदीय प्रभुता है, तो यहां पर केवल दो, ओनली वे। अगला प्रश्न, स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था संघात्मक ढांचे पर आधारित है। जी हाँ, उसको स्विस परिसंघ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विस परिसंघ कहा जाता है। बिल्कुल सच बात है, स्विस परिसंघ। स्विस संविधान में संघीय सरकार को कुछ निश्चित शक्तियां दी गई हैं, जबकि अवशिष्ट शक्तियां कैंटनों के पास है। नहीं, वहां पर अवशिष्ट शक्तियां नगर पालिका के पास है, कैंटन के पास नहीं, बल्कि वहां पर अवशिष्ट शक्तियां क्या है? नगर पालिका के पास है। तो यहां पर केवल एक कथन सही हो जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया होगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि भैया स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। स्विट्जरलैंड में होता क्या है कि एक तो सीमित अर्थों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड की जनता को अगर किसी भी विषय पर कानून बनाना है, स्विट्जरलैंड की जनता को लगता है कि भाई एक ऐसा कानून बनना चाहिए कि किसी की भी शादी हो और हमें ठीक है वहां पर जाकर खाना खाने का अधिकार हो। ठीक है, कोई कार्ड हमसे ना देखा जाए, ठीक है ना, ये पूछा जाए कि भैया आप लड़की वाले के पक्ष से हो, लड़के वाले के पक्ष से, कुछ भी हमसे ना पूछा जाए, और कहीं पे भी कोई भी शादी हो हम आराम से वहां पर जाएं और रसगुल्ला ठीक है मार के आए। तो वो चाहते हैं स्विट्जरलैंड के लोग कि ऐसा कोई कानून बने, मान के चलिए। ठीक है, तो वो सबसे पहले क्या करेंगे? इसकी पहल करेंगे। पहल करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, है ना, या फिर वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसको पत्र वगैरह लिखेंगे, ऐसे करके पहल करेंगे। ठीक है, पहल करने के बाद अगर लगता है कि वास्तव में ऐसा कानून बनना चाहिए, स्विट्जरलैंड के लोगों को मैरिज होम में जाकर फ्री में खाना खाने का अधिकार मिलना चाहिए बिना किसी रोक टोक के, तो फिर अब वहां पर जो वहां की कार्यपालिका है वो इस विषय पर जनमत संग्रह करवाएगी, रेफरेंडम करवाएगी। जी, जनमत संग्रह करवाएगी, रेफरेंडम करवाएगी कि हाँ ठीक है भैया इस पर तुम लोग वोट डाल लो। ठीक है, और अगर 50% प्लस 1 मतलब 51% लोग इस पक्ष में हैं कि कानून बनना चाहिए, तो फिर भाई हम ऐसा कानून बना देंगे। तो इसको कहते हैं सीमित लोकतंत्र है वहां पर, कहीं ना कहीं मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, सीमित प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि जनता जब अपने विषयों पर स्वयं कानून बनाती है। हमारे यहाँ पर क्या है? प्रतिनिधि लोकतंत्र है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रतिनिधि लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि कानून बना देते हैं तुम्हारे प्रतिनिधि, तुमने अपने प्रतिनिधियों को चुन के संसद में भेजा, सदन में भेजा। ठीक है, चूंकि वो तुम्हारे द्वारा चुनकर भेजे गए हैं तो ये मान लिया जाता है कि उन्होंने कोई कानून बनाया तो वो तुम्हारी इच्छा से ही बनाया होगा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पति पत्नी में कभी बहुत प्यार होता है तो कभी इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो जाती हैं कि बस पूछो मत, मामला डाइवोर्स तक आ जाता है।
ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता कि हमने अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजा तो जरूरी थोड़ी नहीं कि वो हमारे हित में ही कानून बनाएंगे। बिक गए हो, बदल गए हो, घमंड आ गया हो, आदमी को आदमी ना समझ रहे हो। चलिए सर, अब तो पक्का विदेश मंत्री बन जाएंगे, सभी देशों की जानकारी। ठीक है, इस सेशन के खत्म हो जाने के बाद वास्तव में इस सेशन को खत्म हो जाने के बाद आप सब लोग ईमानदारी से कमेंट करना। मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक मिनट लगेगा आपको कमेंट करने में, और अपने दिल की जो बात है वो लिखना कि कैसा समझ में आया आपको। इतना डिटेल्ड, इतना डीप कभी क्या आपने पहले से पढ़ा था? और आप में से बहुत सारे लोग शायद पहली बार पढ़ रहे होंगे इन देशों की शासन व्यवस्था को, लेकिन फिर भी कितना स्पष्ट, कितना क्लियर आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये बताना, पी के राज सिंह गवाना, मैं गवाना के पास का ही हूँ मेरे भाई, तुम मेरे ही क्यों पीछे पड़े हो? तुम तो मेरे गांव के हुए। अच्छा, आइए अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, इस प्रश्न पर बात करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? तो अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे कि हम लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेज दिया, कई बार तो कानून बन जाते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। कई बार कानून बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हमें जानकारी तक नहीं होती कि भैया ये कानून बन गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है वहां पर। तो वहां पर नगर पालिका के पास है अब शेष शक्तियां, कैंटन के पास नहीं है। देखो, स्विट्जरलैंड का उच्च सदन है कैंटन। कैंटन, कैंटन को कहते हैं राज्य परिषद, हिंदी में राज्य परिषद। ये उच्च सदन है, राज्य परिषद। यहां पर राज्यों के प्रतिनिधि, जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा में नहीं होते राज्यों के प्रतिनिधि, ऐसे यहां पर राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। वहां पर स्विट्जरलैंड में निम्न सदन जो होता है, निम्न सदन जो होता है उसका नाम होता है राष्ट्रीय परिषद। क्या नाम होता है? राष्ट्रीय परिषद, जो निम्न सदन होता है। तो उच्च सदन पूछा है, राज्य परिषद है, राज्य परिषद है उच्च सदन। ठीक है, या फिर कैंटन। कैंटन। सीनेट कहां का है उच्च सदन? अमेरिका का सीनेट। अगला, स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है भाई, करते हैं। स्विट्जरलैंड की राजनीतिक प्रणाली के संबंध में निचले सदन के सदस्यों का चुनाव, जो निचला सदन है वहां का कौन सा? राष्ट्रीय परिषद, राष्ट्रीय परिषद। तो निचले सदन के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के आधार पर, दलीय सूची प्रणाली के आधार पर समायोजित होता है, आयोजित होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक, वहां पर क्या होगा? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सदस्य चुने जाएंगे, और फिर उसी सदस्य के अनुपात में पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों का भी चुनाव होगा। निचले सदन के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता। निचला सदन मतलब राष्ट्रीय परिषद नहीं होता। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चुनाव सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं होता, नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होता है निचले सदन के सदस्यों का चुनाव। तो केवल एक ठीक होगा, केवल एक ठीक होगा, है ना। अगला, स्विट्जरलैंड के संघीय स्तर पर कार्यकारी शक्ति एक विशेष समूह के हाथ में होती है, ठीक है, जिसको संघीय परिषद कहते हैं। जी हाँ, ठीक है। होता क्या है बेटा कि कानूनों को लागू या कानून के आधार पर शासन करने की शक्ति जो होती है वह 7 व्यक्तियों के हाथों में होती है। 7 व्यक्तियों के एक समूह को संघीय परिषद कहते हैं, जैसे भारत में मंत्री परिषद कहती है, संघीय परिषद। इन 7 के सातों को समान शक्तियां होती हैं, सातों के पास। ये सातों अपने आप में राष्ट्रपति हैं, समान शक्तियां होती हैं। लेकिन एक एक वर्ष के लिए एक एक व्यक्ति इनमें से राज्याध्यक्ष बनता है। एक एक वर्ष के लिए एक एक व्यक्ति बेटा इनमें से राज्याध्यक्ष बनता है। राज्याध्यक्ष होना जरूरी है, क्योंकि राज्याध्यक्ष के नाम पर ही देश का शासन चलाया जाता है। अगर किसी दूसरे देश के साथ संधि समझौते करने हैं तो भैया जी वो कौन करेगा? राज्याध्यक्ष। संघीय परिषद के अध्यक्ष को स्विस परिसंघ का राष्ट्रपति कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही, ठीक है ना, राष्ट्रपति। अब एक वर्ष मैं राष्ट्रपति हूं, दूसरी वर्ष कोई दूसरा व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, तीसरी वर्ष कोई तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति किसी चौथे वर्ष बनेगा, और वो स्विस परिसंघ का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये होता है, बड़ी लिबरल व्यवस्था है वहां पर। हर एक वर्ष के बाद राष्ट्रपति बदलता है स्विट्जरलैंड में, और स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है, स्विस कार्यपालिका को बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। फ्रांस की कार्यपालिका को दोहरी कार्यपालिका कहा जाता है। क्यों? देखो समझता आता हूं।
फ्रांस की कार्यपालिका में एक्चुअली होता क्या है कि दो लोग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति और एक होता है प्रधानमंत्री। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फ्रांस की कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता है, दो लोग होते हैं। दोनों लोगों के पास, ठीक है ना, शक्तियां होती हैं, लेकिन दोनों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हो रखा होता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो दोनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, दोनों अपनी अपनी शक्तियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो दोहरी कार्यपालिका है वहां पर। आप कहेंगे सब भारत में भी है, तो बेटा भारत में है बेशक, लेकिन राष्ट्रपति के पास भारत में है क्या? कुछ नहीं, ठन ठन गोपाल। ठीक, राष्ट्रपति तो नाम मात्र की कार्यपालिका है, जिसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और वो भी सलाह बाध्यकारी है मंत्रिपरिषद की, राष्ट्रपति को मानने के लिए बाउंडेड है। ठीक है जी, तो यहां पर तो दोनों सही हो जाएंगे, है ना जी, यहां पर तो दोनों सही हो जाएंगे। यहां पर अगला प्रश्न है, फ्रांस की शासन प्रणाली, मैंने शायद कल भी आपको बताया था, फ्रांस की शासन प्रणाली एकात्मक है, बिल्कुल ब्रिटेन की तरह एकात्मक है। ठीक है, विनाशी राज्यों का विनाशी संघ है, फ्रांस की शासन प्रणाली एकदम क्लियर है। ठीक है, केंद्र शक्तिशाली होता है, राज्यों की अपनी कोई स्वायत्ता या स्वतंत्रता नहीं होती, राज्य कमजोर होते हैं। ठीक है, संसदीय प्रभुता होती है वहां पर मेरे भाई, न्यायपालिका की कोई स्वतंत्रता वहां पर नहीं होती। फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका है, बिल्कुल सही बात है, फ्रांस में दोहरी कार्यपालिका है, मैंने बताया था। ठीक है, वहां पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में दोहरी कार्यपालिका है, दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में दोहरी कार्यपालिका है, दोनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण है। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव जनता प्रत्यक्ष विधि से करती है, जबकि प्रधानमंत्री का चुनाव संसद बहुमत के आधार पर होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो जनता प्रत्यक्ष विधि के आधार पर करती है, प्रत्यक्ष विधि के आधार पर राष्ट्रपति को चुन लेगी, लेकिन फिर संसद के बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। अब फ्रांस में सहचारिता मतलब कोहैबिटेशन, सहचारिता, सहचारिता का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है ना, एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही देश की शासन व्यवस्था में एक साथ मिलकर निर्णय लेते हैं। हालांकि दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों एक साथ मिलकर निर्णय ले रहे होते हैं। इसके बाद चलिए, ये तो भैया हमने करा ही दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, पूरा 2 घंटा आपने बोला था कि सर इतने क्वेश्चंस लाना कि आराम से 2 घंटे तक हम लें, लेकिन इसमें एक छोटी सी शिकायत मेरी आप लोगों से ये है कि आपकी संख्या घट गई भाई। ठीक है ना, हमारी एनर्जी नहीं घटी। 2017 में ऐसे ही कथन वाले थे, बिल्कुल ऐसे ही कथन वाले थे, हम जानते हैं। क्या हो गया बेटा, अंकित सर को बोलो हेल्पिंग टीम को, क्या हो गया हेल्पिंग टीम? एक मिनट, हेल्पिंग टीम क्या हो गया? अच्छा, हेल्पिंग टीम बुक बदल दे। हाँ भाई, बदल देगी बेटा हेल्पिंग टीम बुक। जी, हृदय चौहान जी, बिल्कुल हम मोगीपुर से हैं भैया। चलो, शायरी हो जाए, चलो एक शायरी हो जाए फिर जाते जाते। लीजिए, लो भैया, एक शायरी जैसी डोज भी ले लो तुम। चलो, करें, स्टार्ट करें। लव यू टू यार, ढेर सारा प्यार आप सभी को, ढेर सारा प्यार, इरशाद करिए। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे। इरशाद, तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, ये मेरी आंख के आंसू उनकी आंख से निकल सकते थे। तुमने चाहा नहीं वरना हालात बदल सकते थे, मेरी आंख के आंसू उनकी आंख से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे रहे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अब ये शायरी किन लोगों को है? ये उन लोगों को डेडिकेटेड है, ठीक है, जो लोग 20 सफर में रास्ता भटक जाते हैं, साथ छोड़ देते हैं, ये सोच के कि किसका तो कुछ नहीं होगा, इसकी सरकारी नौकरी लगने वाली नहीं है, मुझे तो कोई अच्छा मिल जाएगा, मेरे पापा सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहे हैं, क्या ही रखा है। तो ऐसे लोग
जो बेवफा किस्म के होते हैं, बीच में साथ छोड़ देते हैं, ये उनके लिए थी, ठीक है, सुना देना। थैंक यू सो मच बेटा। इसलिए कहता हूं कि साथ दो अंत तक, अपने साथी के साथ खड़े रहो। ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। खुश रहो।